इन माय ओपिनियन अगर आपको जवाब खोजने हैं, कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो आप पोएट्री के आसपास रहिए। मेरे लिए पोएट्री ज़िंदगी को आसान और मेरे काम को भी आसान करने का नाम है। तब समझ में आएगा कि स्टीव जॉब्स ने इमेजिन क्यों कहा। क्या बात, दरारें हैं माथे पे मौला, वाह वाह, मरम्मत मुकद्दर की करनी। आए है। तो ये क्या जब माथा आप रखते हो ना उस हाँ, देहरी पे, हाँ, तो आप यहाँ दरारें होती हैं हमारी, यहाँ शल बल होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हम क्या कह रहे हैं, हम क्या रहे हैं, क्यों दिनकर अभी तक इतने रेलेवेंट, दुष्यंत भी रेलेवेंट, क्यों दुष्यंत क्यों हैं, जॉन क्यों जनरली सडनली एकदम पूरे छाए हुए, है ना। और उसमें आप अपने खोजते रहो कि ये मेरी उर्दू है, ये मेरी हिंदी है, नहीं वो मिलेगी। आपका काम है। आप पुराने आदमी हो अगर आप ऐसा सोचते हो। हिप हॉप क्यों एक तरह से बिल्कुल निकल के सब सर्वव्यापी हो गया है ना, उसका कारण है। शायरी का बस इतना किस्सा है कि इस दिल से उठे और उस दिल पे गिरे। क्या बात, अगर सोचिए तो सारा सफर वापसी का। राजेश रेड्डी साहब, अब ये सोचिए आप कि ये क्या कि सूरज पे घर बनाना, फिर उस पे छांव तलाश करना, और खड़े भी होना तो दलदलों में, ये ट्रैफिक में जो रोज शाम को सुबह फंसते हैं ना। ज़मीन में सबका हिस्सा ज़मीन है, में पर इसका सबका क्या करे हिस्सा कोई? है, पर इसका क्या करे कोई, कि कुछ लोगों ने हिस्से से ज्यादा घेर रखा। क्या बात है, तो ये सफर तो रायगा ही होने वाला है इवेंचुअली। क्या बात, नो, लाइफ इज अ अनफिनिश्ड एजेंडा। ये खत्म नहीं होने वाला, आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। मैं बिल्कुल, मेरे Practical चेहरे है। पे मुस्कान आ जाती है सड़कों पे जब मैं ट्रैफिक में फंसा होता हूँ और एक दो लोग बड़े मशक्कत से ऐसा लेफ्ट राइट करके मैं ये कहता हूँ कि भाई कहाँ पहुंचेगा तू, कहाँ जाना चाहता है, कोई नहीं पहुंचा, यू नो, इट इज द जर्नी ओनली। तो नमस्कार आनंद भाई साहब, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, अभिभूत हूँ कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर इस पॉडकास्ट में द शायरी आर में आए। आपके बारे में कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते, क्योंकि आप शायरी को सामने से काम नहीं करते। शायरी पे शायरी को पढ़ने में, शायरी को गढ़ने में ज़्यादा वक्त बिताते हैं। ब्रांडिंग में भी आप रहे, एडवर्टाइजिंग में भी रहे, पीआर में भी रहे, कॉरपोरेट वर्ल्ड से आप आते हैं और शायरी को अब उसके साथ चलाते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, और ये एफर्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आप लोग दोनों कर रहे हैं, प्रतीक और आप मिलके। और बहुत ये एक नई तरह की लाइन खींच रहा है, उर्दू में, अदब में, कविता में, कविताई में, शेरों में, शायरी में, और कॉन्वर्सेशंस में भी। और मुझे सही में मैं बहुत खुश हूँ कि आपको ये लगा कि भाई मैं भी यहाँ आके बैठ के और आपसे और आपके थ्रू सब लोगों से बातें कर सकता नहीं बिल्कुल, आपका जो विजडम है, जो विवेक है, वो हमारे और हमारी जनता के काम आए। अब जैसे आपने बहुत ठहराव से बात की, तो मैं भी धीरे धीरे बोलूंगा, मैं थोड़ा जल्दी बोल गया था। खैर, शुरुआत करते हैं आपसे। मैं जानना ये चाह रहा था सबसे पहले कि आप कॉरपोरेट वर्ल्ड से आते हैं और शुरुआती दौर से ही आपने करियर उसी में बनाया अपना, और शायरी को उसके साथ साथ चलाया। तो आप मुझे बताइए कि क्या बचपन में ही शायरी आपके जीवन में प्रवेश कर गई थी, और आपके करियर को उसने कितना प्रभावित किया? है। बहुत प्रभावित किया है। चलिए शुरू से शुरू करने की कोशिश करते हैं। जी। तो मुझे जहाँ तक याद आता है ना, जितना पीछे जाके मैं देखूं अपने आप को या अपने संसार को, अपने अगल बगल, तो मुझे कहीं ना कहीं पोएट्री, कविता और संगीत, और संगीत में पोएट्री, ये सब बिल्कुल मुसलसल दिखता है। क्या बात, मुझे कोई ऐसी या कोई लाइफ का ऐसा फेज़ याद नहीं है जहाँ पे पोएट्री का मेरा साथ छूटा हो या हम दोनों में से कोई एक दूसरे से रूठा हो। क्या बात, तो इस तरह का और ऊपर वाले की दया है कि ऐसा कोई क्षण नहीं आया। और यही मुझे लगता है कि पोइट्री की खासियत भी है तनोज। कामकाजी ज़िंदगी एक तरह की जी होती है, ऑफिस दफ्तर जी, की अपनी एक चाल है, उसका एक अपना रिदम होता है लाइफ में, और ज़रूरी भी है। सब जॉन साहब की तरह नहीं होते। बिल्कुल। और सब जॉन साहब की तरह हो भी नहीं क्या बात सकते। तो मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं, जो मुझे जानते हैं और जो मुझे ये जिनको मालूम है कि पोएट्री इज़, यू नो, अगर कोई
पोइट्री में ऑनलाइन है तो उनको मालूम है कि आनंद इज जी फॉर एवर अराउंड पोइट्री। जी जी तो मुझे पूछते भी हैं कि भाई आप कैसे ये कर लेते हो, तो मैंने भी सोच में पड़ गया कि भाई ये क्या है मामला। तो ज़िंदगी के जितने चैलेंजेस हैं और जो हम रोल्स प्ले करते हैं और वो जो एक तरह की एंग्जाइटी देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, टारगेट्स देते हैं, एक तरह की चेज़ होती है, हमारे अपने मसले होते हैं, कुछ दूसरों के दिए होते हैं, कुछ हमारे अपने जी क्रिएट जी किए। तो मुझे लगता है पोएट्री, अगर आपने सॉफ्ट बोर्ड देखा हो ऑफिस में, उसके ऊपर कलरफुल छोटी छोटी पिन होती जी है जी जो जी सॉफ्ट बोर्ड पे हम यूज़ करते जी हैं। तो मुझे लगता है कि पोएट्री और शेर खास करके, क्योंकि छोटे से होते हैं, 2 दो लाइन मिसरे में होते हैं। बड़ी बात होती है। तो वो कलरफुल सी पिन्स हैं जो ये दुनिया की जो गुब्बारे हैं ना, उनको मेरे को फोड़ने में मेरा जीवन आसान करती है। तो जैसे कोई स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, कोई इशू हो गया, कुछ मुझे सोचना है, कहीं मैं अटका हूँ दिमागी तौर पे, तो आई यूज़ पोएट्री टू डिफ्यूज़ लाइफ एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, क्या बात। एंड आई यूज़ पोएट्री फॉर माय वर्क आल्सो। सो अमूमन ये होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, कोई स्ट्रैटेजी समझानी हो, कोई बड़ी बात कहनी हो, कुछ कहना हो, और हिंदी अंग्रेज़ी में हाथ तंग लग रहा हो मुझे अपना, तो देन आई लीन ऑन पोएट्री। और वो पोएट्री के माने तुलसी की चौपाई भी हो सकती है, कबीर के दोहे क्या भी हो बात। सकते हैं, जावेद साहब का कोई गीत भी हो सकता है, शैलेंद्र साहब का गीत हो सकता है, और तनोज दधीच का कोई शेर अरे भी हो सकता है। तो उसमें मतलब उसका जो कैनवस है वो बहुत अनंत बढ़िया। अनंत है, और सारे जवाब हैं वहाँ क्या बात। पे। इन माय ओपिनियन, अगर आपको जवाब खोजने हैं, कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो आप पोइट्री के आसपास बहुत ही अद्भुत शुरुआत हुई है इस पॉडकास्ट की, और हम लोग इसलिए भी चाह रहे थे कि ये एक नया फ्रेम है हमारा। इसके पहले हमने दूसरे फ्रेम में पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, एक तरह से श्री गणेश कर रहे हैं इसका। तो हमारा प्रयास था कि पहला जो इसमें गेस्ट आए वो एकदम अतरंगी तरह का गेस्ट हो, जो अलग अलग तरह की बातें करें। गणपति बाप्पा हाँ मोरिया, गणेश जी का वक्त चल रहा है, बिल्कुल अभी आए बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल। तो जॉन की आपने बात करी, तो हम्म। क्या मतलब जॉन के समय से आप, जब वो एकदम जवान थे तब से आप शायरी, क्योंकि आपने बताया कि बहुत पीछे 70s 80s में आपने शायरी, तो कुछ याद आ रहा है उस समय का, आपने कुछ सुना हो या? मैं तनुज आपको बताऊं कि मैंने शायद पहला अपना अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 76-77 में सुना था, तुमसर में एक जगह है नागपुर के पास। अच्छा। और वहाँ पे जो कविताएं तब सुनी थी, उसकी कुछ कुछ पंक्तियां मुझे आज भी याद है। तब मेरी उम्र होगी 6-7 साल की। और अच्छा। वो कविताएं या वो गीत, वो उसके बाद कहीं लिखे या सुने नहीं मैंने, लेकिन अच्छा। वो सबकॉन्शियस में है। स्मृति में है। और इनफैक्ट मैं और मेरे भाई साहब हैं, हम लोग कभी आपस में अभी भी वी सिट एंड रिकलेक्ट ओवर अ कप ऑफ टी। एंड जैसे माया गोविंद जी आई थी, जी उनका गीत है डाकिये ने द्वार खटखटाया, जी। बांचा पत्र लौटाया। वाह। तो उसमें एक लाइन है कि सांझ थी और हाथ में था सांझ का दिया, और डाकिये ने द्वार तभी खटखटा दिया, हाय हाय। और मेरा ही लिखा पत्र हाथ में दिया, हाँ। और डाकिया तो चल दिया बुझा दिया दिया। क्या बात, क्या अब बात। ये तब की याद है। वाह वाह वाह। या हरिओम पवार साहब, जी जी। और मेरे को लगता है इमरजेंसी के तुरंत बाद का वो क्षण था, या समय था, या इमरजेंसी ख़त्म ही हो रही थी उस समय की ये बात है। तो हरिओम पवार साहब इमरजेंसी में जेल वेल में भेजे गए थे, तो उनकी भी उनकी कविताएं, ओज की, और एक उनकी ऐसी कविता जो कम पढ़ते हैं, उसकी पंक्तियां याद रह गई। और मुझे बड़ा इंट्रीग भी करती हैं वो ये पंक्तियां। महाभारत पे लिखी है उन्होंने जी। कि एक अकेला तन अपराधी, रण में अर्जुन कर्ण लड़े हैं, और हम भी अपने पाप छुपाए कुंती जैसे मौन खड़े हैं। क्या बात है। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मुझे, जेमिनी हरियाणवी आए थे, जी जी। उन्होंने सुनाई थी। हनुमान जी, एक भक्त हनुमान जी के पास जाता है याचना लेके, उस पे उनकी कविता, मतलब इतनी बढ़िया कविता, और तब की सुनी है। अब याद है कि भैया भोला राम कुंवारे, पहुँच हनु मंदिर के द्वारे, वाह। हाथ जोड़ के बोले हे बजरंग बली मेरा कष्ट मिटा दे, बहुत दिन आते हैं भटक रहे आंसू, इत तू मेरा ब्याह करवा दे।
वाह वाह वाह। तो ये पूरी कविता याद है मुझे। जी तो एक तरह से मेरी जो जर्नी रही है पोएट्री या गज़ल या गीत कविताओं पे, वो मंचों से रही है, मंचों से और फिर बाद में किताबों से। और यही हाल मुशायरों का भी था। तो घर में माहौल था, हमारी माताजी लिखती वही हैं। मैं पूछ रहा था कि 6 हाँ, साल की उम्र में तो कई बच्चों ने कवि सम्मेलन सुना होगा, लेकिन हाँ, आपको हाँ। वो याद है कविताएं, तो ऐसा क्या आपके साथ अलग था? नहीं, घर में था माहौल। जी घर में शिवानी जी और महादेवी जी और निराला जी और दुष्यंत और ये हरिवंश राय बच्चन साहब, मधुशाला, मधुबाला, दिनकर। दिनकर साहब, और फिर उसके साथ साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग और ये सब ना तब की मैगजीन्स, माया, सरिता वरिता, ये सब उसमें काफ़ी ये सब कविताएं आती थी। और जो अब आज इतने बड़े और इतने दूर के और इतने मतलब चमकते सितारे हैं जी पोएट्री के जी या शायरी के, वो लोग तब अपने बिल्कुल उरूज पे थे जिसे हम कहते हैं। और अशोक चक्रधर साहब और काका हाथरसी और ये सब लोग, तो ये नीरज साहब, जी 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 कितने कवि सम्मेलनों को में नीरज जी को सुना हुआ है, बशीर बदर साहब, तो वसीम बरेलवी, और ये बिल्कुल तब से सकलन हैदर बहुत बड़े मंच संचालक होते थे मुशायरों के, जी 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 उनको सुना है। पहली बार मुनव्वर राना साहब और राहत भाई को सुना करीब मेरे ख्याल 82-83 में। एक जगह है भंडारा नागपुर के पास। तो हम स्कूटर पे 3 लोग दोस्त ट्रिपल सीट गए थे, करीब 40 किलोमीटर मुशायरा सुनने। और तब मुशायरे 2-2, 3-3 दौर के होते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप टिपिकली रात में जाते थे 8 साढ़े 8 बजे, और आप सुबह लौटते थे, जी चाय जी नाश्ता करके आते थे और फिर सो जाते थे। जी जी। तो हमारा बचपन लड़कपन उस तरह का रहा। तो ये पैशन मतलब शुरू से है आपके, कोई 40 किलोमीटर जा रहा है शायरी सुनने? हाँ, तो ये था कुछ के मतलब मुझे बड़ा आकर्षित और आकर्षक लगता था ये। मुझे लगता था यार ये कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। तो आपने उसी तरफ अपना करियर कैसे नहीं बनाया फिर? नहीं, मुझे अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, एज अ क्रिएटिव पर्सन। बट ये कि मुझे इनके आसपास रहना, इनको सुनते जी। रहना, इनको पढ़ते रहना, कविता की और शायरी की मिट्टी में खुद को रोलना, क्या बात है। मुझे जहाँ तक याद है मुझे अच्छा लगता था, और मुझे अभी भी अच्छा, अभी भी मैं पूरी तरह से मतलब मैं प्यासा हूँ मेरी और अभी भी मैं बिल्कुल कोई नया शेर, कोई नया शायर, कोई नया कवि, कोई इवन एक सिंगल एक मिसरा भी मुकम्मल हो जाता है कई बार, आप बिल्कुल देखो, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे वो कई घंटे, कई दिन वो हिलाए रखता है कि यार ये कैसे लिखा होगा। मुझे इन माय माइंड देयर इज अ थियरी के ओरिजिनल साइंटिस्ट है ना, वो कवि है। क्या बात। क्योंकि जिस तरह से कवि अपने इमेजिनेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या जिस तरह से द आइडिया ऑफ इमेजिनेशन वो एक्सप्लोर करते हैं, मुझे लगता है इंजीनियर्स और साइंटिस्ट और साइंस उसके बहुत अभी भी पीछे है। तो मुझे शब्द बहुत बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मुझे राइटर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और अमूमन मैं मतलब मैं आई विल नॉट लुक एट द होल प्रोफाइल ऑफ द पर्सन, और आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन कि भाई वो ज़ाती ज़िंदगी में वो साहब या वो मोहतरमा क्या करती हैं, क्या होता है। अगर मुझे उनका एक्सप्रेशन अच्छा लगा सोशल मीडिया पे, जी जी। तो मुझे लगता है कि मुझे इनको जानना चाहिए, मुझे इनकी बात सुननी चाहिए। इसी तरह से फिल्मों में डायलॉग्स या इवन पॉलिटिशियंस जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, ओरेटरी, उसमें ज़रूरी नहीं, सिर्फ कविता एक करेंसी है जी लेकिन जो शब्द में कवित्व है ना, वो कई करेंसियों में पाया जाता है। जी जी। है ना, उसके कई रास्ते हैं, उसके कई चैनल्स हैं, है ना। तो अब वो आप उसको कैसे बरतते हैं उस पर निर्भर करता है। तो वो कहीं से भी आ सकता है, वो बिल्कुल मतलब वो कोई एक गैंगस्टर भी हो सकता है किसी OTT सीरीज में या फिल्म में, लेकिन वो एक बात ऐसे कह देगा कि वो कविता सी साउंड करेगी और कविता सी मेमोरेबल लगेगी आपको। तो मुझे ये मेरा मतलब एक नशा है।
फिल्मों की हम बात करेंगे, सियासत पे जाएँगे, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे मैं कुमार विश्वास साहब को सुनता हूँ किसी इंटरव्यू में, शकील जमाली साहब से मुलाकात होती रहती है। ये लोग बताते हैं कि जब ये उस दौर में थे 90s के 80s के दौर में या 92 में 93 में, तब ये लोग देखते थे कि अगर देश में कोई घटना होती है, कोई सांप्रदायिक घटना होती है या किसी भी तरह की घटना होती है, तो उसका असर सीधे कवि सम्मेलन मुशायरों पे पड़ता है। वो भी बढ़ जाता है या वहाँ की भाषा ऐसी हो जाती है, वहाँ की कविताएं शायरी ऐसी हो जाती है जो किसी एक धर्म विशेष के लिए हो, किसी एक धर्म विशेष के विरोध में हो। अब आपने मुझे बताया कि आप उस समय से शायरी सुन रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने प्रत्यक्ष तौर पर ऐसी चीजें देखी है, और अगर आपको कोई किस्सा याद हो तब का तो और अच्छी बात है। अच्छा सवाल है ये, और ज़रूरी भी है तनुज, और इस पे चर्चा भी होनी चाहिए। तो कविता के ना कई ठौर हैं, कई उसके ठिकाने हैं जहाँ कविता पाई जाती है, जहाँ जी। फलती फूलती है, फैलती है, जहाँ से किताब है ना, और कवि पोएट खुद है, मंच है ना, फिल्में हैं, म्यूज़िक है। जी। तो उसमें जब हम ये मंच वाला खेल पूरा लेते हैं, तो वहाँ पे एक तरह का बाजार का प्रेशर दोनों तरफ से आता जी। है ना। एक तो आप एक तरह की ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते हैं जी। कि कहाँ मुशायरा है, कवि सम्मेलन है, उसको किसने ऑर्गेनाइज किया है ना, उस जगह का, मोहल्ले का, गली का, शहर का, कस्बे का, उसका मिजाज कैसा जी। है ना, और उसके हिसाब से ये एक स्टेक होल्डर है। दूसरा स्टेक होल्डर कवि खुद है ना, तो कवि को भी और कवि सम्मेलन चाहिए, है ना। तो अब देखिए, ये दोनों ज़रूरतें या ये दोनों जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, ये मिल के बाज़ार बन रहा है। और जहाँ बाज़ार बन जाता है, तो जो चीज़ के ग्राहक थोड़े ज़्यादा दिखते हैं, उस चीज़ पे आपका ध्यान ज़्यादा जाता है, उस पे एफ़र्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो एक तो ये बात हो गई, तो और ये दोनों के लिए जी। जी। बराबर से जी। जी। ये मतलब सही है, और ये तब से भी सही है। मैं बताता हूँ फ़र्क क्या है। फ़र्क पड़ गया है। फ़र्क ये पड़ गया है कि तब हमारे यहाँ हिंदी मंच हो, चाहे मुशायरों का मंच हो, या अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कम मुशायरे का मंच हो, जी। जी। ऐसे बहुत एफर्ट्स होते हैं। एकता के लिए मुशायरे और कवि जी। सम्मेलन इकट्ठा किए जी। जाते हैं। इंडो पाक मुशायरे और जी। कवि सम्मेलन किए जाते हैं। जी। न सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि दुबई में और ब्रिटेन में और दुनिया भर की जगह किए जाते किए बिल्कुल। जाते हैं। तो फ़र्क ये हो गया कि 80 और 90 के दशकों में हमारे यहाँ हमारे दिल थोड़े और बड़े थे। ऑडियंस के भी दिल बड़े थे, और जो मंच पे कवि और शायर बैठते थे, उनके भी दिल बड़े थे। इसीलिए हम लोगों को बुरा कम लगता था, जी। जी। है ना? तो और हमको मालूम था ये बात, इस पे एक खुशनुमा डिसएग्रीमेंट अगर कोई होता हो, जी। तो ये एक तरह का एक अनसेड खुशनुमा डिसएग्रीमेंट था कि आप एक तरह की शायरी करेंगे, बीच में एक दो गज़ल और एक दो नेताओं के नाम लेंगे, या बिना नेता के नाम लिए शेर सुना देंगे, और वो बात पहुंच जाएगी। और आप एक दो तरह की वीरस की कविताएं सुनाएंगे, और वहां पे आपके भी सिंबलिज्म होंगे, या जो सिग्नलिंग मेटाफर। होगी, जो मेटाफर्स होंगे, वो भी एक तरह के होंगे, और वो भी पहुंच जाएंगे, ऑडियंस तक भी पहुंचेंगे, और आपके बगल में जो शायर साहब बैठे हैं उन तक भी पहुंचेंगे। लेकिन ये बात वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। वो कविता पाठ करके, वो अपनी गज़ल पढ़ के वापस उसी दोस्त और भाईजान और भाई साहब के बगल में बैठेंगे, और एक ही गाड़ी में वापस लौटेंगे, एक जहाज़ में चढ़ेंगे, एक ट्रेन में साथ में आएंगे, रोटी आपस में शेयर करेंगे। तो द होल पॉइंट इज कि वी वेर हैप्पीली इन डिसएग्रीमेंट ऑन some issues when it came to certain communal sort of discourses, but we accepted that. अगर कोई हैप्पी डिसएग्रीमेंट होता है, एक जान के डिसएग्रीमेंट, हम आपको, आप जिस तरह के हैं, आपको उसी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, और ये दोनों तरफ से था। ये मुझे लग रहा है इधर पिछले खास करके 2000 के बाद से धीरे धीरे, और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी की जो एक टाइड आई है, टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा दिया है, और हम सब उससे बहुत एम्पावर्ड हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से ये खाई के चौड़े होने का भी काम हुआ है। और होता क्या है दूसरा, के
जहाँ एक तरह की सोशल इक्विटी बन जाती है ना, हम्म, तो उस सोशल इक्विटी को लेवरेज करने वाले ठेकेदार आ जाते हैं। हम्म, तो जैसे बाजार एक ठेकेदार है, हम्म, वैसे पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक तरह की हम्म, ठेकेदारी है, हम्म, पॉलिटिशियंस एक तरह के ठेकेदार है ना? तो अब आपको चाहिए क्या? अगर आपको वोट्स चाहिए या आपको कंज्यूमर्स चाहिए या आपको कंटेंट कंज्यूमर्स चाहिए, तो आपको उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से बात करना पड़ेगा ना। तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है। तो अगर एक तरह के धर्म की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना कॉन्वर्सेशन, अपना नैरेटिव, अपनी स्टोरी टेलिंग आप उसको शिफ्ट करेंगे, बिल्कुल चेंज सही बात है। करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि शहर का मिजाज देख लिया, खुद का मिजाज देख लिया, तो क्या ईमान और ज़मीर घर पे रख कर आएँ और वही सुनाएँ जो बस वहाँ का मिजाज है? पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर ये बात है कि भाई पैसे के लिए ही करना है, और आजकल आपने कहा कि अब कम हो गया है। मैं बहुत बड़े-बड़े मुशायरों के विषय में उनके पोस्टर देखता हूँ, गंगा, जमुना, तहज़ीब। मैं गंगा ही गंगा दिखती, जमुना मुझे दिखती नहीं है। तो कहने की बात हो गई है बस अब। तो मैं दोनों सवालों पे आपका चाहता हूँ कि या तो ज़मीर घर रख कर आएँ कि पैसे ही कमाने आ रहे हैं बस, शायरी के साथ न्याय करने नहीं आ रहे। जो मैंने लिखा है सच में वो मैं सुनाने नहीं आऊँ, जो यहाँ पे सुनते हैं वही सुनाऊँ। या और दूसरा आप सवाल इसका बताइए कि अब जो हो गया है। नहीं, दोनों तरह की बात सही है। लेकिन अब मैं और मेरे ज़हन में भी बहुत बार ये बात मुझे बहुत अनकंफर्टेबल भी करती है इस तरह की चीज़ें। और मैं अक्सर कहते भी रहता हूँ सोशल मीडिया पे यहाँ या जो मेरे दोस्तों के बीच कि दिक्कत जो है ना, बड़ी दिक्कत जो है वो दोनों हाथ हमारे हैं, तो हम किसी का साइड नहीं ले सकते यहाँ, क्योंकि दोनों की गलती बराबर की है। क्या बात है! और ये दोनों में दोनों गुट भी हैं और ऑडियंस भी है और क्रिएटर भी है, जी। दोनों है। तो ये दोनों जो पाले हैं, ये दोनों ने कहीं न कहीं अपने राह में कुछ न कुछ गलतियाँ की हैं, और उन्हीं गलतियों का फ़ायदा ये जो बाज़ार की जो ताकतें हैं, अब बाज़ार की ताकतों से मेरा मतलब सिर्फ़ कमर्शियल मार्केट नहीं, हुँ। जो भी लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, जी, जी। जो इन लोगों इन चीज़ों को, इन इक्विटीज़ को, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को एसेट्स की तरह देखते हैं और उनको भुनाते हैं, जी, जी। है ना? वो लोग उसका फ़ायदा उठाते चले गए, और एक तरफ वो फ़ायदा उठाते चले गए और इधर हम लोग आपस में थोड़े दूर होते चले गए। लेकिन मैं बहुत आशावादी हूँ, और मैं बिना कारण के आशावादी नहीं हूँ। मुझे मालूम है ये एक तो हमारे सामने, हमारी सोसाइटी के सामने ये बिल्कुल पहली बार नहीं हो रहा है। जी। दूसरी बात कि हमारे अंदर इकट्ठे होने की चाह जो है वो बहुत मजबूत है, इकट्ठे बने रहने की जो चाह है वो बहुत मजबूत है। ये जो जो साझा रेजिलेंस जी, जी। है ना, जो एक साझा स्ट्रेंथ है, जी। उसकी उसके फ़ायदे हमको बहुत भली-भाँति मालूम है ना? हमको कोई तीसरे आदमी को आके हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये इससे क्या नुकसान होंगे। तो आई एम वेरी होपफुल। ये मुझे लगता है एक टाइड्स होती हैं, ये दौर होते हैं, और ये हमको एक तरह से चैलेंज करते हैं सोसाइटी लेवल पे। लेकिन लोग निकल आते हैं और लोग हाथ पकड़ लेते हैं और लोग हाथ पकड़ने को कहते हैं, और रिश्ते बेहतर होते हैं, बेहतर हैं और बेहतर होते भी हैं। चलिए बहुत बढ़िया। एक सवाल मेरा, अब मैं थोड़ा थोड़ा लाइट करता हूँ माहौल को, अब थोड़ा गहरे चले गए हम। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी करते हैं। उनको शायरी पसंद तो है, शायरी पढ़ने का प्रयास भी करते हैं, पर वो कहते हैं कि यार इतना टाइट शेड्यूल है, इतना स्ट्रेस है, इतनी टेंशन है कि मैं एक शेर भी नहीं पढ़ पाता, एक कविता नहीं सुन पाता, एक वीडियो नहीं देख पाता। आपने 2 दशक से ज़्यादा कॉर्पोरेट में काम किया है, लेकिन आपने शुरू से शायरी को पकड़ रखा है और उसके आसपास ही रहे हैं हमेशा। तो मुझे आप थोड़ा एक ज्ञान भी दीजिए, एक तरह से गाइड करिए। जैसे राहत साहब का शेर है ना, हमसे पहले भी मुसाफिर तो कहीं गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। तो उनके लिए आप राह के पत्थर हटाइए कि आप कॉर्पोरेट में रहकर भी, और जो प्रतीक भाई का सवाल भी था, आप भी इस सवाल से बिल्कुल अग्री करेंगे कि जो शायरी लिखना नहीं चाहता, उसको शायरी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और उसके जीवन में किस तरह का सकारात्मक परिवर्तन आएगा अगर वो एक शेर डेली पढ़ेगा या एक कविता डेली पढ़ेगा। एक तो चॉइस की बात है, तो हम उसको बांधेंगे नहीं, जी। बट मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि ये कैसे कैसे संभव है। आपके जीवन को एक तरह से समृद्ध करती है। जी।
है ना। पोएट्री कह लो या आर्ट कह लो, म्यूजिक कह लो, हर किसी भी तरह का क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो इसको थोड़ा और फंडामेंटली देखते जी हैं और थोड़ी इसकी नीचे की मूल जो तय है वहाँ जाके जी देखते हैं। तो क्रिएटिविटी या क्रिएटिव एक्सप्रेशन क्या है? तो दो तरह से इसको अमूमन डिफाइन किया जाता है। एक तो है कि भाई आप किसी भी खाली स्पेस को किसी एक्सप्रेशन से आप भर रहे हैं, जी वो आपकी क्रिएटिविटी है ना। तो आप डांस में स्पेस, फिजिकल स्पेस को भरते हैं, जी 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 आप पेंटिंग में कैनवस को भरते हैं, बिल्कुल है ना, और आप कागज पे पोएट्री या प्रोज से जी उसे, तो बेसिकली यू आर, आप मीनिंग उंडेल रहे हैं जी किसी स्पेस में, है ना। और उस सारे प्रोसेस को हमने क्रिएटिव प्रोसेस का नाम दे दिया है। और उसमें फिर अलग अलग गलियां हैं, पोइट्री की एक गली है, म्यूजिक की है, आर्ट की है, मौन की है ना, जी भक्ति की है। जी तो ये एक ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। और दूसरी जो चीज़ है, मुझे लगता है कि दरअसल हम सब एज अ ह्यूमन रेस डॉक्टर, इंजीनियर बनने और नेता बनने और इंडस्ट्रियलिस्ट बनने और प्रोफेशनल बनने, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था हमारा जीवन का या जीवन मिलने का। जैसे शेर कोई होता है और फिर नहीं होता, या कोई डॉग होता है या कोई बिल्ली होती है, उसी तरह से ह्यूमन रेस भी उसी तरह। तो द आई थिंक द ओरिजिनल आइडिया वाज कि ये एक अच्छा सुंदर सी एक धरती हमने बनाई है, अब आप लोग जाके जो है इसमें बढ़िया मज़े करिए। और सब इंतज़ाम था, पानी का, हवा का, खाने का, सब इंतज़ाम था, है ना। हमने ये रोल्स ओढ़ लिए, है ना। हम बन गए नेता, हम बन गए प्रोफेशनल, हम बन गए डॉक्टर, हम बन गए इंजीनियर। अब हुआ क्या या होता क्या है अमूमन, कि ये जो रोल्स हम प्ले कर रहे हैं और ये जो अंदर का जो इंसान है, विच इज़ लाइक एनी अदर स्पीशीज, है ना, जो एनिमलिस्टिक साइड है अपना, इनमें जब द्वंद्व होता है ना, और जब ये रिएक्ट करता है, जो आपका सोल है, वो जो रिएक्शन है वो क्रिएटिविटी है। क्या बात, क्या बात। तो वो क्रिएटिविटी कैसे भी आ सकती है। वो क्रिएटिविटी आपको नाचने का मन कर सकता है, आपको लॉन्ग वॉक जाने का मन कर सकता है, आप पोएट्री की तरह बह सकती है वो क्रिएटिविटी। तो ये अब ये हो गया इसका बैकड्रॉप। अब आप देखिए, आप अगर जर्नलिस्ट हैं, आप मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, आप बीपीओ में काम करते हैं, चाहे जो करते हैं, इंजीनियर हैं, चाहे जो करते हैं, मेरे लिए पोएट्री जिंदगी को आसान और मेरे काम को भी आसान करने का नाम है। ऐसा कोई वाकया सुनाइए कि कॉर्पोरेट में। मतलब मैं इमेजिनेशन समझाता हूँ, क्योंकि मैं ब्रांडिंग और ब्रांडेड बिजनेस एडवाइजरी में हूँ, और इमेजिनेशन एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट होता है कोई भी क्रिएशन का। किसी भी निर्माण के लिए आपकी कल्पना शक्ति बिल्कुल पहली शर्त है जी। तो मैं अक्सर एक शेर से समझाता हूँ। स्वागत है। और मैं ये भी कहता हूँ कि स्टीव जॉब्स ने जब इमेजिन बोला तो हम सबको बहुत पसंद है और हम बहुत कोट करते हैं ये। अब मैं आपको समझाता हूँ कि उन्होंने इमेजिन क्यों बोला, है ना। तो मैं एक हमारे शायर हैं दोस्त, रहमान फारिस हैं, पाकिस्तान से। जी जी। रहमान भाई का एक शेर है, मुझे लगता है कि इमेजिनेशन को इससे अच्छा कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता। पराकाष्ठा है एकदम, मतलब, और एकदम आसान, एकदम आसान, यू नो। तो मुझे मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ये तो आप देखो, मैं उसका पहला मिसरा आपसे शेयर करता हूँ। झांकते झांकते किनारे से, झांकते झांकते किनारे से। अब ये मिसरा हुआ, हो गया। हाँ, एक मिसरा हुआ, छोटी, ठीक है। हाँ, अब आप देखिए कि अब आप इमेजिन करिए कि इसका दूसरा मिसरा कहाँ जाएगा, क्या हो सकता है। झांकते झांकते किनारे से। हाँ, अब आप एक गेस कीजिए कि कहाँ जा सकता है। नदी में चले जाएगा, नदी में जाएगा, समुंदर में, आसपास एरिया में, ठीक। ठीक है। Nobody in the last 5 years has got this question answer right, including me. अब दूसरा मिसरा सुनिए, पूरा शेर जी। झांकते झांकते किनारे से, रात में गिर पड़ा सितारे से। आए हाय आए हाय। झांकते झांकते किनारे से, वाह, रात में गिर पड़ा सितारे से।
तब समझ में आएगा कि स्टीव जॉब्स ने इमेजिन क्यों कहा। क्या बात है, तो इस तरह से क्या बात है। इस तरह से आप फरहद साहब के कई शेर हैं जो मैं कंज्यूमरिज्म के लिए यूज़ करता जी, जी। हूँ, है ना? और जॉन साहब के हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले लोगों का कैसा रिएक्शन रहता है जब आप शायरी को लाते नहीं, हैं? उनको उनको अच्छा लगता है। हुँ। उनके लिए थोड़ा नया मुझे है। मुझे लगता है थोड़ी जान आ जाती है महफ़िल में। हाँ, थोड़े क्योंकि वो लोग एकदम मीटिंग्स में ना, सोफिस्टिकेटेड लोग रहते हैं नहीं और थोड़े वो ईज़ी हो जाते हैं। हाँ, वो थोड़े ईज़ी हो जाते हैं जी, और एप्रिशिएट भी करते हैं जी, और फिर पूछते भी हैं कि भई हमने किसको पढ़ना चाहिए, क्या करना क्या चाहिए? बात। और फिर वो परस्यू भी करते हैं, इन सब चीज़ों को परस्यू भी करते हैं। तो मेरा मुझे क्या लगता है कि पोएट्री और दोहे और चौपाइयाँ और गीत भी, हिंदी फ़िल्मी गीत भी, अब देखिए मुझे भक्ति, याचना, जब व्हेन यू आर रियली सीकिंग ऑलमाइटीज़ इंटरवेंशन का ये जो भाव है, इसको गीत में और आज के ज़मानों में और मतलब सबसे पॉपुलिस्ट विधा जो है हमारी, वो फ़िल्मी गीत जी, बिल्कुल। है ना? तो उसमें प्रसून जोशी जी का बहुत फ़ेमस गाना है, बहुत ही फ़ेमस है और उनको शायद अवार्ड भी मिले हैं। बट अगर आप उसको ध्यान से सुनो, तो आप देखोगे ऐसी याचना, ऐसा पुकार और ऐसी प्रार्थना का भाव मेन लाइन हिंदी फ़िल्म लिरिक्स में बहुत कम आया है। कौन-सा गाना है सर? अब वो उनके मिसरे हैं कि अर्ज़ियाँ सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया, वाह! क्या बात है, क्या बात है। दरारें दरारें हैं माथे पे मौला, वाह, वाह! मरम्मत मुकद्दर की कर दे। आए हाय! तो ये क्या जब बात। ये जब माथा आप रखते हो ना उस हाँ, देहरी पे, हाँ, तो आप यहाँ दरारें होती हैं हमारी, यहाँ शल बल होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं? हम मुकद्दर की मरम्मत कराने की वो प्रोसेस है, क्या बात। जब आप माथा टेक रहे हो। अब आप देखो, अक्सर क्या होता है, खास करके फ़िल्मी गीतों में, कविता का नुकसान हो जाता है। जी, जी। क्योंकि म्यूज़िक और लयकारी जो है, वो इतनी ओवरपावरिंग होती है कि कविता कहीं बिल्कुल सही बात है। कहीं दब सी जाती है। बिल्कुल सही लेकिन अगर आप उसको थोड़ा रुक के ध्यान से नज़र लगा के टकटकी बाँध के देखेंगे, तो तो वो मिल आपसे जाएगी, बात करना मिल है। जाएगी तो बिल्कुल। ये मुझे ऐसे ही एक रियलाइज़ेशन हुआ। जी, अभी एक हमारे कर्नल साहब की शहादत हुई कश्मीर में। जी, तो वो उसके बाद वो उनके परिवार की पिक्चर्स सोशल मीडिया पे आ रही थी। तो उनके बेटे की एक पिक्चर थी, जिसमें उसकी आँखों के भाव और उसका हाथ पे ऐसा चेहरा था। मुझे तब खुला ये कि अर्ज़ियाँ क्या बात। जितनी सारी मैं बहुत चेहरे अच्छे, पे लिख के लाया। बहुत अच्छे। अरे क्या क्या प्रसून जोशी ने लिख दिया है यार, क्या बात। है ना? ऐसे कई, अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़, मौसम बीता जाए, इतनी सादगी और दर्शन, पूरा दर्शन। क्या बात, साहिर चाहे बोलो, चाहे बिछड़े सभी बारी-बारी, क्या बात। है ना? ये कैफ़ी साहब ले लो, आप चाहे जो ले लो यार। भाई साहब एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सियासत और शायरी, हमेशा इन पे बात चलती है, दशकों से बात चल रही है। भले वो उदाहरण दूँ तो दिनकर और नेहरू जी हों हुँ। या अभी लेटेस्ट दूँ तो कुमार विश्वास, केजरीवाल। इस रेंज में सब आ गए, हमेशा से बात चल रही है। आप मुझे ये बताइए कि सियासत और शायरी को साथ चलना चाहिए, एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, बैलेंस बना के चलना चाहिए या एक दूसरे का फ़ायदा करवाना चाहिए? और कौन एक दूसरे की ज़्यादा मदद कर सकता है? जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिल्ली लाल किले का कवि सम्मेलन होता है। पहले होता था तो उसमें कवि आते थे जिन्हें कवि कहा जाए। जैसे मुनव्वर राना का मिसरा है ना कि निशाना ऐसा हो कि फिर निशाना कहें जिसे। तो कवि ऐसा हो कि फिर कवि कहें जिसे। आज वो दौर आ गया है कि गुटबाजी है। अगर कोई मेरे दोस्त ऐसा हो कि हाँ, सुदामा वही कहें। सुदामा कहें जिसे, वही गज़ल है वो। आज ये बात आ गई है कि संयोजन अगर मेरे पास है, तो जो 20 कवि मुझे बुलाने वाले हैं साल भर, मैं उनको बुला लूँगा लाल किले पे। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि मैं जानता हूँ उन लोगों से मुलाकात होती रहती है। तो सियासत, क्योंकि वहाँ सियासत का मामला है पूरा, तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि सियासत, शायरी, कविता और राजनीति। मुझे क्या लगता है, और मेरी बिल्कुल सीमित सोच है ये, कि कविता जो है ना, वो हम सबकी साझी संपत्ति जी, है ना? और उसको कोई लेना देना नहीं है कि आप उसको राजनीति में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप उसको मंच से पढ़ रहे हैं, या किताब में लिख के किसी
बुक शेल्फ में रखी है या आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, कविता का जो एक पथ होता है जी, वो अपने पथ से अपने हिसाब से चलती है। सही बात। उस पथ को खराब या बाजारी हम लोग करते हैं, है ना। तो जहाँ तक राजनीति और कविता की बात है या गज़ल की पोएट्री की बात है, मेरा ये मानना है कि दोनों को इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से इंटरैक्ट करना चाहिए। जब तक अच्छा। दोनों इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे जी। या इंडिपेंडेंट होके आपस में उनका संवाद नहीं रहेगा, तब तक कहीं न कहीं हम ईमानदारी में कुछ निगोशिएट कर रहे हैं, जी, है ना? ईमानदारी की समझौता कर रहे हैं। थोड़ी, हाँ, कहीं कोई निगोशिएशन हो रहा है, ये होगा। और जहाँ तक आप अपने-अपने जगह पे स्थिर होके और इंडिपेंडेंटली अपना काम करते जाएँगे, वहाँ पे उतनी ही दोनों की धार जो है वो पैनी रहेगी और दोनों की पकड़ रहेगी। अब होता क्या है कि कविता अक्सर एक ब्रिज की तरह जी, दिखाई पड़ती है हम जी, सबको, है ना? जी, जी। चाहे संबंधों में हो, चाहे बिज़नेस में जैसे मैं यूज़ करता हूँ, चाहे ब्रांड्स के लिए यूज़ करता हूँ, चाहे राजनेता जब कोई जटिल बात कहना चाहते हैं या और बहुत सारे ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, तो क्योंकि पॉपुलर करेंसी है, जी, चलता हुआ सिक्का जी। है ना? तो वो यूज़ करते हैं, वो दिनकर, क्यों दिनकर अभी तक इतने रेलेवेंट है? दुष्यंत भी रेलेवेंट है, क्यों दुष्यंत दुष्यंत क्यों हैं? जॉन क्यों जनरली सडनली एकदम पूरे छाए हुए हैं, है ना? क्योंकि एक तरह की जब सोच आती है सोसाइटी में, तो उस सोच को सिंबलाइज करने वाले सिक्के चलते हैं, जी, है ना? तो राजनीति में दुष्यंत की कविता का सिक्का आज भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना 80 के दशक में था या 70 के दशक में था या 90 के दशक में था, है ना? फैज साहब हैं, हबीब जालिब साहब हैं। क्यों? क्योंकि अब और दूसरी तरफ ये कॉन्वर्सेशन जाएगा, बट मैं पहले पहले कहूँ कि एक तो ये जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स की है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से हो या चाहे वो पॉलिटिकल अपॉइंटी हो, जी, कि जो मंचों की जो फिल्टर लगाए ना मंच जी, बनाते हुए, जी, जी। वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ऑफ पोएट और पोएट्री लगाए और उसके अलावा कोई फिल्टर ना लगाए, है ना? ये जिम्मेदारी पोएट्स की नहीं है। अमूमन ऐसा होता है कि पोएट्स को ये जिम्मेदारी मिली होती जी, जी। है ना? तो फिर उन पे आ जाती है ये बात कि अगर भाई आप बना दो, इतना बजट है, हाँ। आप बना दो, हुँ, आप बुला लो, है हुँ, ना? तो वो जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकर है या ब्यूरोक्रेटिक हुँ, डिसीजन मेकर है, हुँ, वो हट गए प्रोसेस से हुँ। और फिर शायर ने या किसी पोएट ने अपनी लिस्ट एक बना ली। मैं 1 सेकंड रोक रहा हूँ। पोएट्स पे आ गई मान लीजिए, जी, 100% देती है। जी। अब मैंने देखा है कि अगर छत्तीसगढ़ में मुशायरा हो रहा है, कवि हुँ, सम्मेलन हो रहा है, हुँ, तो पोएट की भाषा अलग हो जाएगी क्योंकि हुँ, 25 लाख वहाँ से मिले हैं सरकार हुँ, से। हुँ, अब वही मुशायरा मध्य प्रदेश में हो रहा है, हुँ, सरकार अलग है, वही शायर जो कल वहाँ पढ़ के आया है, यहाँ भाषा अलग हो गई। हुँ, तो हमने पोएट को दे भी दिया 100% जिम्मेदारी, तो वो हुँ। खुद की भाषा पे स्टैंड कहाँ कर रहा है? तो इसमें फिर इसमें जो इसकी जो व्यवस्था है ना, जी, ये जो पूरी प्रक्रिया है मंच सजाने की और उस इवेंट को सक्सेसफुल करने की, इसका जो प्रोसेस है और इसके जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, वहाँ पे ओवरहॉल की ज़रूरत है और ये हो रहा है, ये दोनों तरफ के मंचों में होता है ना? मुशायरों में भी होता है और कवि सम्मेलनों में भी होता है और एक्चुअली ना ये दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली the platforms of poetry. This is हुँ। also true about a lot of other art events. It is also true in different ways. But ये होता है, पर इसमें ये हो कम्युनिकेशन जाता है। बहुत स्ट्रांग है ना सर, डायरेक्ट आप जनता से बात कर रहे हो, हाँ, म्यूजिक बिल्कुल और सही है। नॉर्मल भाषा में बात कर रहे हो। म्यूजिक में बिल्कुल तो चलिए आप गाना गा रहे हैं, सही कह रहे हैं, दूसरी फील्ड में आप नृत्य कर रहे हैं, सही कह रहे लेकिन हैं। इसमें तो कवि खड़ा होकर डायरेक्ट बात कर रहा है जनता बिल्कुल, से। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसमें बदलाव लाने की व्यवस्था भी ज्यादा है। बिल्कुल। नहीं, अब जब ये हमारी, मुझे याद आ रहा है शुरू में जब रेख्ता में मैं वॉलंटियर ही हूँ, लेकिन पहला जश्न रेख्ता हुआ और जब शुरू की बात है, तो इस पे बहुत, और फरहत साहब और संजीव सराफ साहब दोनों बहुत इस बात पे ज़ोर दे रहे थे कि
the only criteria should be the quality of poetry, you know. और फरहत साहब अभी भी कहते हैं कि वो, और वहाँ पे आपको सबको जश्न रेख्ता और ये सब, लेकिन वहाँ पे इतना रिगर जाता है ना, बहुत बहुत मंथन होता है, बहुत मंथन होता है, और उसके बाद हाँ नहीं होता है, और बहुत प्रेशर्स होते हैं, बट दे हैव नेवर गिवन अप ऑन दोज प्रेशर्स, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर्स हों, चाहे बड़े बड़े के भाई बहुत फेमस सो कॉल्ड मंच के बड़े फेमस पोएट्स हों, है ना, उनकी तरफ से भी फ़ोन आते हैं, वो 4 लोगों को कहते हैं कि फ़ोन कीजिए वगैरह वगैरह, इधर उधर से अप्रोच भी लगता है, लेकिन उस तरह की मुझे लगता है रीड ऑर्गेनाइजर्स में चाहिए, तब ये स्थिति बिल्कुल बदल सकती है, और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ये जो ठेकेदारी है एक तरह की, ये ठेकेदारी तोड़ी जा सकती है। खैर, रहमान मुसव्विर साहब से भी बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि मुशायरा जो है, जो पैसा दे रहा है वो ठेकेदार दे रहा है, बिल्डर दे रहा है, या वहाँ का विधायक दे रहा है, पार्षद दे रहा है, तो मंच पर उसके साथ में बोलना ही पड़ेगा, वरना पेमेंट नहीं मिलेगा। खैर, एक सवाल और मेरा आपसे है, मेरा सवाल दूसरा था लेकिन एक नई बात निकल के आ गई। पिछले 20 सालों में हमने कवि सम्मेलन और मुशायरे को देखा है कि एक बड़ा अंतर आया है। पहले मैं देखता था, वीडियोस देखता हूँ, तो कवि सम्मेलन में जितने लोग थे, मुशायरे में लगभग उतने ही लोग थे। अब अगर मैं देखता हूँ, मैं मूलतः कोटा से आता हूँ, दशहरा मैदान में कवि सम्मेलन होता है, कुमार विश्वास साहब कभी कभी आते हैं, 1 लाख लोग बैठे रहते हैं, 70,000 लोग, 80,000 लोग बैठे रहते हैं। या आम कवि सम्मेलन में, जैन कवि सम्मेलन रहता है, मेरे मित्र जाते हैं, 25-30,000 35,000 की भीड़ रहती है। वहीं मुशायरे को आप देखा जाए तो 500 लोग इकट्ठे करने में बहुत दम लग जाता है। बात वही हो रही है, कविता वही है, शायरी वही है, लेकिन ऑडियंस का इतना बड़ा अंतर है। देखा जाए तो बड़े मुशायरों में एक रेखता है, एक अंदाज़े बयां हो रहा है, जिसमें हजारों की भीड़ रहती है, लाखों की वहां भी नहीं जा रही है। क्या अंतर है, क्या वजह है, किस वजह से ये हो रहा है? मुझे क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस, खास करके उर्दू पोएट्री का, इधर इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइज कर दिया एक तरह से, और जितनी तेज़ी से मुझे लगता है उर्दू पोएट्री इंटरनेट को राइड करी है, हिंदी मुझे लगता है थोड़ी पीछे रही उससे, बहुत पीछे नहीं रही, लेकिन थोड़ी पीछे रही। कुमार भाई ऑफ कोर्स इज़ वन ऑफ द पायनियर्स, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और गीत को और कविता को एक्सेसिबल बनाया। कविता कोश एक वेबसाइट जो था, उर्दू लफ्ज़ था शायद एक, जो बिल्कुल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन तनोज, मुझे लगता है कि इधर जब से डेटा सस्ता हुआ है और स्मार्टफोन्स आम हो गए हैं, मुझे लगता है कि जो उर्दू पोएट्री, गज़ल, शायरी वाली जो एक इकोसिस्टम है, वहाँ पे एक तरह की बाढ़ आई हुई है ना। और उस बाढ़ में क्या होता है कि कंटेंट आपका सुना हुआ होता है अमूमन, और कई बार सुना हुआ होता है, कई बार शेयर किया होता है, अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स होता है, तो उसमें जो बहुत ज़्यादा नयापन है वो नहीं रह पाता। कवि सम्मेलन में रहता है। कवि सम्मेलन में ये होता है कि कवि सम्मेलन अभी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू, मुझे नहीं लगता कि इतना आम और मेन स्ट्रीम हो गया है जितने उर्दू शेर और पोएट्री हुई है। ये मेरा अपना मानना है। कवि सम्मेलन में ऐसा है सर कि सुना हुआ तो है, लेकिन पिछले साल सुना था, तो चलो सुनिए आते हैं। एक बात ये है, और दूसरी बात मुझे ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी भी ना दूर सुदूर भारत में टेक्नोलॉजी को राइड करते हुए मुझे लगता है गज़ल और शेर थोड़ा आगे अभी भी चल रहे हैं, है ना। और उस करके एक तरह का एक कंज्यूम्ड कंटेंट ज़्यादा हो गया। पर लाइव की बात तो लाइव की होती है सर, जो लाइव परफॉर्मेंस रहती है उसकी। बट आप ये देखो ना कि लाइव परफॉर्मेंसेस में भी आप सिर्फ कवि सम्मेलन, मुशायरे को नाम मत देखो, आप जनरली और तरह के लाइव परफॉर्मेंसेस भी देखो। और आप ये देखो कि पिछले 4-5 साल से, जब से हम लोग बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस जीवी हो गए हैं, जब से हमने लाइफ और लिविंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ोन से कंज्यूम करना चालू कर दिया है, है ना। जब से हम स्क्रीन से ज़िंदगी जीने लगे हैं, कई तरह से, बैंक और रेलवे, एजुकेशन, डॉक्टर, रिपोर्ट्स, ऑफिस,
वगैरह वगैरह, फिल्में, म्यूज़िक, हर चीज़ हर चीज़ हर चीज़। तब से जब तक कोई बहुत बड़ा प्रयोजन ना हो, बहुत स्पेशल इवेंट ना हो, बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छे से सजा संवारा हुआ मंच ना हो, तब तक आदमी नहीं हमारे करता। लिए बहुत इट्स अ बिग एफर्ट टू गेट योरसेल्फ आउट ऑफ योर होम्स क्या बात। एंड गो। एक दूसरा, अगर बड़े शहरों में हो तो उनकी फिर अपनी अलग दिक्कतें हैं, ट्रैफिक है, वहाँ पहुँचना है वगैरह वगैरह, वहाँ पहुँचने के लिए एंट्री पास, ये सब दुनिया भर की चीज़ें हैं, ये हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि इसमें टेक्नोलॉजी का हाथ है कि हम लोग की थोड़ी उदासीनता बढ़ गई है रियल इवेंट्स का भी। मैं बताऊं तो मनोज आपको, रियल इवेंट्स में हम जाते हैं, हम स्क्रीन को तकते रहते हैं, जी। है ना। आप देखना, आप मंच से देखना या मंच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, तो आधे लोग लेफ्ट वाली स्क्रीन को देखें, आधे वाले राइट वाली स्क्रीन को देखें, है ना। बहुत कम शुरू की 4-5 रो हैं वो सामने देख रहे हैं, और उसमें से भी कई लोग मोबाइल में देख रहे हैं क्योंकि उनको रिकॉर्ड करना है। तो बेसिकली वो एक मेरा मिसरा है कि जिसको देखो गया हुआ है कहीं, जिसको देखो गया हुआ है कहीं, मतलब नहीं है हम जहाँ पे मोमेंट में नहीं हैं है, मोमेंट में नहीं वहाँ है। पे नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं हम वी आर लिविंग इन सम पैरेलल वर्ल्ड। तो ये भी एक रियलिटी हमारे समय की है ना। और ये सबका मिला जुला जो असर है वो कवि सम्मेलन पे भी आ रहा है और मुशायरों पे भी आ रहा है और बाकी और इवेंट्स पे भी आ रहा है। मुझे लगता है जितना हम इसको, थोड़ी मेहनत ज़्यादा चाहिए कि किसको बुलाया जाए, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, उसमें ऊर्जा और ज़्यादा चाहिए। जितना हम फ्लैट रखेंगे, सीधा सीधा रखेंगे, एक लिस्ट बना देंगे, उतना फिर एक्साइट नहीं करेगा, क्योंकि हमको जीवन में वैसे इस तरह का एक्साइटमेंट कई जगह से मिल रहा है जो पहले नहीं मिलता था। पहले किताब, मुशायरे, दूरदर्शन, टेलीविज़न, है ना, रेडियो। सही बात। और अब तो ये कि 24 घंटे हमारे हाथ में, जेब में, जब जिसको सुनना है, जिसको पढ़ना है, सब आपके हाथ में है बिल्कुल, है ना। तो अब आपको नई तरह का एक्साइटमेंट चाहिए मुशायरे में जाने के लिए। क्या चेंजेस किए जाते हैं सर? जैसे पोएट्स में आपने बताया कि एक तो क्योंकि आप मीडिया से भी आते हैं, पीआर से आते हैं, एडवर्टाइजिंग से आते हैं, मार्केटिंग से आते हैं। चलिए लिस्ट पे मैंने कर ली बात, लिस्ट में मैंने अच्छे पोएट्स को ले लिया। उसके अलावा मैं किसी एक इवेंट में क्या चेंजेस कर सकता हूँ? क्योंकि जनता में ऑर्गेनाइजर भी सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आशावादी हूँ। तो आप ये बताइए कि और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं इवेंट में जो प्रभावित करेगा ऑडियंस को घर से निकल के उस इवेंट में आने के लिए? तो मुझे लगता है कि हमारी जो लाइफ्स है ना, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आम तौर से जो खास करके पिछले 5 साल में जो बदली है, उसमें हम एक नए तरह के अनुभव के लिए बाहर निकलने लगे हैं। ज़्यादातर हम एक्सपीरियंस के लिए बाहर निकलते हैं घर से। जो भी हमारी नीड्स हैं बाय एंड लार्ज, उसको मोबाइल घर में बैठे बैठे मुहैया करा देता है ना, मोटे तौर पे। तो जितनी कन्वीनियंट चीज़ें थी हमारी लिस्ट की, वो सब मोबाइल से वो पूरी हो जा रही है। तो अब इसलिए आप देखिए, एक तरह के फिल्म थिएटर्स बनने लगे हैं जिसमें एक तरह की कुर्सी है और आप सिर्फ समोसे और पॉपकॉर्न्स नहीं, 1000 चीज़ें आपको खाने को भी मिलेंगी वगैरह वगैरह। तो वो कर क्या रहे हैं, एक नई तरह के रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, है ना, जहाँ पे जो कहते हैं कि अब चूल्हे में बना खाना, जी, है ना, और या थीम रेस्टोरेंट्स, जी, है ना। वो क्या कर रहे हैं, कोशिश ये है कि नए नए तरह के अनुभव परोसे जाए, क्योंकि खाना तो जोमेटो घर ला के दे देगा, सही बात है ना। वही वही छोले भटूरे, वही दाल रोटी वहाँ भी खा लेंगे आप। लेकिन आपको एक नई तरह का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस अगर देना है, तो आपको कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे जिसके हम सिंबल्स देख रहे हैं, जी, है ना, हर हर तरफ देख रहे हैं। एयरपोर्ट्स पे जाएं तो वो नई तरह से, सब री इमेजिन हो रहा है, जी, जी, सब रिकन्फिगर हो रहा है जी, ना। अगर उसमें हम जो मुशायरा या कवि सम्मेलन है, उसके एलिमेंट्स पे थोड़ा और गौर से देखें, थोड़ा ध्यान दें, उसके टाइमिंग पे ध्यान दें, उसके स्टेज पे ध्यान दें, उसके जो मेन एक्टर्स हैं उन पे ध्यान दें। तो हर चीज़ को आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके देखो जी, कि ये क्या 10-12-15 चीज़ों से बना है, और ये 10-12-15 चीज़ें ट्रेडिशनली कहाँ पे अभी तक लॉक्ड हैं, जहाँ इनोवेशन नहीं हुआ, जहाँ कुछ नया इमेजिनेशन नहीं आया, है ना।
और वहां पे आप देखिए कि यहाँ नया क्या हो सकता है। जी। तो सिर्फ जैसे आप कोई भी चीज देखिए, आप जूता देख लीजिए, अब जूते में 3 चीजें अमूमन है ना, लेस वाला अगर है तो 3 चीजें, नहीं तो 2 चीजें, टॉप और सोल, और लेस वाला अगर है तो लेस, है ना, यही देखते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि जूतों में कितने इनोवेशन आ गए और कितने उसके एसेट्स हैं। वो कोई थ्रेड जा रहा है, टॉप को 4 भाग में बांट सकते हैं, 6 भाग में बांट सकते हैं, उस पे लोगो 25 तरह के से आ सकता है। वो जो लेस है वो लेस में स्ट्रेच आ सकता है, क्या बात। वो लेस 4 कलर की हो सकती है, वो लेस एक ही पेयर के साथ 4 अलग लेस दी जा सकती है। वो जो सोल है उसमें ब्रांडिंग आ सकती है, वो सोल में 3 कलर्स आ सकते हैं, वो सोल में फ्लेक्सिबिलिटी और लेदर साथ में आ सकता है। सोल के सिवा अंदर आप एक फ्लेक्सी फोम दे देते हैं जिससे आपका जूता कंफर्टेबल। तो आप देखिए, एक जो हमको लगता था कि 2-3 चीज अच्छी हो तो जूता अच्छा होता है, उस जूते में कितना बड़ा एक क्रांति आ गई है। सही बात। या आप शर्ट देखें, ट्राउजर्स देखें, आप देखिए ना कि बटन बदल गई, यहाँ कुछ एलिमेंट आ गया, यहाँ कुछ आ गया, है ना, ये साइड में कोई अलग कलर दे दिया, ये यहाँ पे कुछ अलग कलर दे दिया। कितने तरह से आप जो एक कमोडिटी है या प्रोडक्ट है या इक्विटी है, आप उसको कितने नए तरह से बांध सकते हैं। उसी तरह से इवेंट्स को, जैसे कवि सम्मेलन हो, मुशायरे हो, मुझे लगता है जैसे एक चीज तो बिल्कुल की जा सकती है कि थोड़ा थोड़ा इवेंट का साइज छोटा किया जाए और उसका एक्सपीरियंस ऊपर किया जाए। क्या बात है ना, कहने का मतलब है कि आप क्यों आप 50,000 लोगों को चेस कर रहे हो, जहां करना है 50,000 कीजिए, वहां पे भी इनोवेशन की गुंजाइश है। लेकिन अगर आपको और इसको पॉपुलर करना है तो आप देखिए कि 200 सीट का अच्छा ऑडिटोरियम लीजिए, जहाँ एसी प्रॉपर चलते हो, साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया हो, उसकी लोकेशन ऐसी हो कि बहुत दूर नहीं हो, लोगों के लिए और वहाँ पे कीजिए। आप रोड शोज कीजिए कि भाई ये इस तरह का हमने एक पूरा पैनल बनाया है पोएट्स का, और ये पैनल 5 सिटीज में ट्रैवल करेगा और ये इनके शोज होंगे। क्या बात। वो शोज को 2 घंटे का रखिए, 1.5 घंटे का रखिए, 3 घंटे का रखिए, एक ब्रेक दीजिए, उसमें कोई आप चाय कॉफ़ी कोई चेन से, चायोस जैसे से आप टाई अप कर लीजिए, वो भी ट्रैवल करे साथ। तो इस तरह से हमको सोचना पड़ेगा। पुराना टेम्पलेट, हर दुनिया का हर पुराना टेम्पलेट या तो टूट चुका है, या तो टूटने की कगार पे है, और या तो री इमेजिन हो चुका है। थोड़ा मैं शायरी पे वापस आना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा कि आपने उस समय से सुना है कि जब हरिओम पवार साहब नए एकदम जवान थे और काका हाथरसी थे, और पुराने दौर के शायरों को आपने सुना है, कवियों को सुना है, और आप आज के दौर के शायरों को सुन रहे हैं। चिराग शर्मा को सुन रहे हैं, वरुण आनंद को सुन रहे हैं, कुशल को सुन रहे हैं, चिराग शर्मा को सुन रहे हैं, आशु मिश्रा को सुन रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये रेंज जो आपने देखी, ये बदलाव आपने देखा है, क्या शायरी में भी बदलाव आया है और कितना बदलाव आया है? और जो आज की भाषा हो गई है हिंदुस्तानी, जिसे हम कहते हैं हिंदी उर्दू का मिक्सचर, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि किस तरह का चेंज आपने देखा है और किस तरह का चेंज ज़रूरी भी है। एक तो जो बड़ी बात है तनुज, और जो अच्छी बात है, वो ये कि हिंदी उर्दू, हिंदी या उर्दू नहीं रह गए। जी। हिंदुस्तानी अपनी पूरी मतलब पूरे शबाब पे है। क्या बात। और उसमें आप अपने खोजते रहो कि ये मेरी उर्दू है, ये मेरी हिंदी है, वो नहीं मिलेगी। आपका काम है। आप पुराने आदमी हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो। नए आदमी को, नए राइटर को, नए ऑडियंस को इससे कोई लेना क्या नहीं। बात। और ये बड़ी हमारी उपलब्धि है, और इसके लिए जो नए जनरेशन के राइटर्स हैं उनको मैं मतलब शाबाशी भी दूंगा और उनका धन्यवाद भी करूंगा कि आपको कोई मतलब नहीं है कि इसमें हिंदी आ रहा है या इसमें उर्दू का शब्द है या ये कहाँ से आ रहा है। क्या क्या है शायरी की शर्त, क्या है शायरी की शर्त है कि आपको बहुत अंदर से एक तरह का एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना है, आपको कुछ कहना है, आपकी हुक है ना, आपको कहना है। अब आप अगर हिंदी मेरा नाम फला है और मेरी भाषा फला है में अटक जाओगे तो वो जो ख्याल आपको आया है कहीं से, उसका तो मतलब उसका तो आपने आदर नहीं किया। सही बात है ना, आप उस लायक नहीं हो कि आप पे उस तरह की आमद आए। क्या बात। है ना, तो पोएट्री का पूरा खेल जो है वो, या भाषा
भाषा का भी आप कह लो कि पूरा जो खेल है ना, वो क्या ये मेरा जो ख्याल है उसको जैसा मैं चाहता हूँ उस तरह से पहुँचाने में सक्षम है? अगर है तो फिर मैं उसमें बहुत ज़्यादा R&D नहीं करूँगा। मुझे लगता है ये एक नई तरह की एक कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी चालू हो चुकी है ना? इसीलिए नई शायरी में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बहुत फ्रेशनेस है और बिल्कुल अपने अपने रोज़मर्रा की झलक उसमें कुछ स्लाइसेस कुछ उदाहरण दे पाएँ आप? बिल्कुल, मैं को याद आएँ तो मैं ज़रूर दूँगा। लेकिन मैं बहुत क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पोएट्री कंज़्यूम करता हूँ, इसीलिए मुझे बहुत एकदम से अभी याद भी नहीं है, बट मुझे आएगा जी, याद, मुझे याद भी जी, रहता है। बट मैं इधर बहुत नए शायरों को सुन रहा हूँ और नए शायरों को ना सिर्फ़ हिंदुस्तान के बल्कि पाकिस्तान के भी बहुत नए-नए शायरों को सुन रहा हूँ। और मुझे बहुत अचंभित कर रहे हैं वो लोग अपनी सोच से और अपने क्राफ्ट से और क्या-क्या ख़्याल और कैसे-कैसे बाँध रहे हैं। बहुत मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और एक तरह की मतलब एक 20 साल का, 22 साल का लड़की, लड़का इवन उनके उनके पेश करने का जो तरीका है, वो भी इतना मैच्योर्ड है, इतने ठहराव से, इतना रुक के, इतनी तसल्ली से अपनी बात कह रहे हैं और उस बात में बहुत दम है और तो मुझे मुझे लगता है कि ये चाहे हिंदी कविता हो और चाहे उर्दू के शेर हों या गज़ल हों, नज़में हों, स्क्रिप्ट से पूरी तरह आज़ाद हो चुकी हैं। जी, मुझे लगता है ये बड़ी घटना है और ये बहुत अच्छी घटना है, क्योंकि हम वापस एक तरह से कहन के दौर में आ चुके हैं, है ना? हम सुन ज़्यादा रहे हैं, जी, हम देख ज़्यादा रहे हैं, पढ़ कम रहे हैं। हाँ, पढ़ कम रहे हैं और उससे ये हो रहा है कि उससे एक्सेस बढ़ गया है। एक्सेस टू पोएट्री बहुत वाइड और डीप हो गया पर है। इससे एक नुकसान ये नहीं हुआ कि जो पढ़ने की जो कला है या जो शब्दों को समझने की कला है, मैं देखता हूँ कि जो बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, जिन्होंने शायरी सुनी है, गज़ल जानते हैं, बारीकी समझते हैं, पर जैसे ही किताब हाथ में आ जाती है, तो वो समझ ही नहीं पाते कि हालाँकि मेहताब उनने सुन रखा है, पर उनको पता ही नहीं कि मेहताब का हाँ। मतलब क्या है, कि लिख क्या रखा है। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं ये है, ये इसमें एक इसका एक शॉर्टफॉल है। लेकिन मुझे मेरी जो मानसिकता है थोड़ी ऑलवेज लुक एट द ब्राइटर साइड पे है। तो मुझे लगता है जो बड़ा फ़ायदा है पहले हम उसको सेलिब्रेट कर लें क्या बात! और बड़ा फ़ायदा ये है कि अब मैं जो कभी अटक जाता था कि भाई ये फैज़ साहब ने क्या लिखा है, ये परवीन शाकिर का जो उनका जो पूरा उनकी कुलियात है वो मैं कैसे मुझे कैसे एक्सेसिबल होगी जॉन साहब को क्योंकि उर्दू स्क्रिप्ट में नहीं पढ़ जी, पाता था। तो रेख्ता के आने से और आप देखो कितनी सोच है रेख्ता जैसे प्लेटफ़ॉर्म की कि तीनों लैंग्वेजेज़ में एक ही क्लिक से आप शिफ्ट कर सकते जी, हैं। वहीं पे नहीं ख़त्म होती है बात। उसको और आसान कैसे और डेमोक्रेटिक कैसे बनाते और दूर तक कविता गज़ल क्यों जा रही है रेख्ता के थ्रू? क्योंकि वो जो डिफ़िकल्ट शब्द है ना, माताब नहीं समझ रहा है, तो मैं माताब पे क्लिक कर दूँगा, तो मेरे को उसका मतलब भी आ जाएगा और वो मतलब भी दोनों तीनों लैंग्वेजेज़ में लिखा हुआ है ना? समझ गया। तो ये जो इस तरह के टेक्नोलॉजी का यूज़ है, डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक पोएट्री मोर एक्सेसिबल, यू नो एंड नॉट कीप इट लॉक्ड इन द स्क्रिप्ट एज वॉज द केस अर्लियर, है ना? पाकिस्तान वालों को देवनागरी नहीं समझ आती थी, हम उर्दू नहीं पढ़ पाते थे, तो कहते थे अरे यार इसको रोमन में, रोमन क्यों फली फूली, खास करके पोएट्री में और जी, लिटरेचर जी, में जी। रोमन लिपि क्यों फली फूली, इसीलिए फली फूली क्योंकि जो पोएट्री और प्रोज के जो कंज्यूमर्स हैं वो थोड़ी सरहदों को मानते, वो थोड़ी बोलते ये हिंदुस्तान का है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ये पाकिस्तान का है सही तो मैं बात नहीं है, सुनूंगा, सही बात है है। ना? तभी तो रोमन इतनी हम लोग इतना यूज करते हैं रोमन। रोमन इज अ लेजिट बिल्कुल, लैंग्वेज बिल्कुल। ऑप्शन नाउ, उसी में बात हो रही है। है ना? तो मैं कह रहा हूँ कि जो बड़ा फायदा है उसको सेलिब्रेट कीजिए, उससे खुश होइए और जहाँ तक आपके सवाल की बात है तनोज, वो जो
पोएट्री का कंज्यूमर है, जो जिसको पसंद है कविता, वो पहुंचेगा, वो ज़रूर किताब तक पहुंचेगा, और वो उसके लिए अगर उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी वो करेगा, वो स्क्रिप्ट सीखेगा। और आप देखें कि ऑनलाइन उर्दू सीखने के, हिंदी सीखने के कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ओवर द वीकेंड्स हो रहे हैं, इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, आप कितने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो जो भाषा को और इन सब चीज़ों को जो थोड़ी दूर की कौड़ी थी उसको आसान बना रहे हैं। तो उस वो पूरी तरह से स्क्रिप्ट की तरफ पीठ करके नहीं बैठा है, ये एक दौर है। वो जितना ज़्यादा पोएट्री या लिटरेचर की तरफ जाएगा उतना ज़्यादा वो चाहेगा कि मैं इसको ओरिजिनल में पढूं। क्या बात है। वो उसकी शर्त रहे, पोएट्री उसको ले जाएगी हाथ पकड़ के। तो आप ट्रस्ट कीजिए, आप थोड़े आपके पेश थोड़ा सब्र कीजिए, वो ज़रूर होगा। 2000 के बाद से जो शायरों की कौम आई है, 2005 या 10 या बोलो तो 15 के बाद, 2015 के बाद एक नए तरह के शायर एकदम सामने आए हैं जो एकदम ही अलग बात कहते हैं। पहले ऐसे समझा जाता था यार मीर ने वो ख्याल लिख दिया, गालिब ने लिख दिया, अब तो क्या भाषा ही क्या चेंज कर पाएंगे, क्या तरीका, क्या लहजा चेंज कर पाएंगे। लेकिन किसी दिन कोई शेर सुन लिया आप देखिए अचानक, जैसे पाकिस्तान के शायर हो गए नादिर अरीज, उनका एक शेर है कि रह भी सकता है तेरा नाम कहीं लिखा हुआ, सारे जंगल की तो पड़ताल नहीं कर सकते। तो अब क्या जाविया खुला है, क्या नई बात है। क्या तो आप मुझे ये बताइए कि नए शायरों में आपने, अगर किसी ने प्रभावित किया हो आपको, कुछ नाम अगर आप बता पाए उनकी। बहुत सारे हैं। मैं मतलब जो बहुत नए नहीं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अभी हिंदुस्तान में पॉपुलर नहीं है, लेकिन इंग्लैंड से हैं, कनाडा से हैं, या पहले कनाडा इंग्लैंड में रहते थे अब पाकिस्तान आ गए हैं, ऐसे बहुत सारे शायर हैं। और कई लोगों को तो अब मैं देखता भी हूँ हिंदुस्तान के मंचों पे। तो शौकत फ़हमी साहब हैं, कोई तावीज़ ऐसा दे मुर्शिद, कोई तावीज़ ऐसा दे, तावीज़ ऐसा दे मुर्शिद जिससे अंदर का डर चला जाए। क्या बात, क्या बात, मतलब क्या शेर है। वो जो बैठा है मेरी राहों में उससे कह दो कि घर चला जाए। आए हाय, वाह 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 वाह। ये शौकत फ़हमी, ऐसे ही और या ये हमारे भाई हैं अहमद सलमान साहब, अहमद सलमान फारूकी, उनका शेर है कि ये क्या के सूरज पे घर बनाना, आए हाय, फिर उस पे छांव तलाश करना, बहुत अच्छे, और खड़े भी होना तो दलदलों में फिर अपने पांव तलाश करना, बहुत अच्छे, निकल के शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बुलंदो बाला इमारतों में फिर अपने गांव तलाश। क्या बात, क्या बात। ये अहमद सलमान फारूकी, हाँ अहमद भाई का शेर है। भारत उनका एक शेर है, ये पाकिस्तान में पहले कनाडा थे, उनका एक शेर है जो वो कम पढ़ते हैं, वो आए थे इंडिया तो मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, तो मैंने ये शेर पढ़ा उनका, तो कहा यार ये आपको कहाँ से मिल गया आनंद भाई, बड़ा गले वले लगा। तो खैर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो शेर। मोनालिसा सी एक तमन्ना है, मोनालिसा सी एक तमन्ना है, मोनालिसा सी एक तमन्ना है, ख्वाहिशों के कबाड़ खाने में। आए हाय, आए हाय। अब आप सोचो यार ये क्या शेर है, क्या बात है। हर किसी दिल में वो कबाड़ खाना है और ऐसी कई मोनालिसा हैं। क्या बात है। मोनालिसा सी एक तमन्ना है, ख्वाहिशों के कबाड़ खाने में। जबरदस्त। ये अहमद भाई हैं हमारे, एक हैं हमारे दोस्त इंग्लैंड से, उनका फ़ोन आता है, अभी तक हम मिले नहीं हैं, लेकिन उनकी पोइट्री के चलते हैं, राशिद अमीन, आप उनको सुनिए, बहुत ज़बरदस्त उनकी भी पोइट्री। मुझे कोई शेर उनका याद आ जाएगा मैं ज़रूर सुनाऊंगा। और इधर भारत में उसके और इधर आगे आए तो फिर तहजीब हाफ़ी है, और उमेर है, और इमरान आमी है। इमरान आमी क्या गज़ल, ज़बरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल, उनके भी मतलब कई शेर मुझे याद हैं। और इधर हिंदुस्तान में अपने अभिषेक शुक्ला हैं, भास्कर हैं, तनोज दधीत हैं, और एक संजू हैं, संजू शब्दिता एक लड़की है, तो उसका नाम होता है। नहीं यार, मुझे मैं आपको जानता तो एज अ पोएट ही हूँ, है ना, मुझे और मेरा आपका कोई परिचय नहीं है, आप पोएट्री ही हवाला है और वही रहेगा। बिल्कुल। और अमूमन मेरा इसी तरह से संबंध लोगों से है क्योंकि मुझे उनकी पोएट्री बहुत पसंद है। तो खूब सारे यहाँ भी हैं, एक नवाज़ के भाई हैं हमारे, ज़फ़र हैं शायद,
जो एक्टर है नवाजुद्दीन उनके ब्रदर हैं, अच्छा अब वो हिंदी में गजल लिख रहे हैं आजकल। अच्छा। अरे यार क्या अजहर जबरदस्त। इकबाल हाँ हाँ हाँ। वो उनके भाई हैं, हाँ उनके भाई हैं। कजन होंगे। हाँ कजिन है। और क्या जबरदस्त हिंदी में गजल लिख रहे हैं, हाँ और क्या क्या वो मतलब उसमें बिंब ला रहे हैं हाँ। हिंदी से, और हिंदी हिंदी वालों के जी जी जो जी बिंब है जी जी। वो लेके आ रहे हैं। हुआ क्या है तनोज कि पिछले 10-12, देखिए शायरी इसलिए भी बदल गई है क्योंकि इंसान बदल गया जी है ना। तो एक तरह की कंटिन्यूटी थी से 2005-2010 तक दुनिया में, जी है ना। उसमें जो चेंजेस थे वो इंक्रीमेंटल चेंजेस थे, जी। है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस नहीं। अब टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि टेक्नोलॉजी एक बदलाव कहीं लाती है ना, तो वो बम विस्फोट की तरह होता है, वो लीनियरली चेंज नहीं लाती कि एक जरा सा बम फूट गया और यहाँ की इतनी सी जगह बदल गई। अब वो पूरे एक चिप बनाएगा, उससे कार बदल गई, उससे फोन बदल गया, उससे हेल्थ और ऑपरेशन कैसे होना चाहिए, टेक्नोलॉजी इन मेडिकल साइंस बदल गया, उससे एजुकेशन बदल गया, उससे चश्मे कैसे पहनना बनाना वो बदल गया, उससे फैशन बदल गई, उससे जूते बदल गए, है ना। तो अब ना वो विस्फोटक उसका चेंज होता है, और जब विस्फोटक होता है चेंज, तो वो कई डिमेंशंस में वो चेंज आपको दिखता है। तो टेक्नोलॉजी और जितनी स्पीड से आगे बढ़ी है टेक्नोलॉजी, उससे हमारी लाइफ और लिविंग, है ना, कामकाज और जीवन दोनों कई तरह से री इमेजिन हो गए, कई तरह से बदल गए। और उसके चलते क्योंकि हमारी ज़िंदगी बदली है, हमारा दिनों रात हमारे बदले हैं, हमारा सराउंडिंग बदला है, इसीलिए हमारी पोइट्री भी बदली। तो अब अगर कोई नई आवाज़, नया रंग और नया मेटाफर या नई तरह से बांध रहा है कोई बात को, अगर इस तरह की चीज़ें हमको थोड़ी ज़्यादा दिख रही हैं, या बहुत ज़्यादा पुरानी किसी कही बात का रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है या कम दिख रहा है, उसका कारण है कि आदमी बदल गया है। अच्छी बात है। आदमी बदल गया है, हमारा जीवन बदल गया है, और हमारी चिंताएं बदल गई, हमारे मुहावरे बदल गए, है ना। तो इस सब के चलते उसका अंश, उसके स्ट्रेन्स पोएट्री में भी आ रहे हैं, जैसे म्यूजिक में आ रहे हैं। जैसे हिप हॉप क्यों एक तरह से बिल्कुल निकल के सब सर्वव्यापी हो गया हाँ है ना, उसका कारण है। हम्म उसी तरह से पोएट्री में भी, क्योंकि आदमी नया है, उसका जीवन नया है, उसकी सोच नहीं। अब हम कहते हैं डिजिटल नेटिव्स। डिजिटल नेटिव्स वो लोग हैं जो इस धरती में तब आए जब इंटरनेट और सोशल मीडिया ये सब ऑलरेडी था। अब उनके जीवन जीने की जो प्रक्रिया है, जो अनुभव है, वो हम और आपसे बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल सही, बिल्कुल अलग है। तो वो आदमी जब सोचेगा तो वो अपने कॉन्टेक्स्ट से सोचेगा ना, और लिखेगा भी ऐसा ही। हाँ, तो ये फर्क आ रहा है। बहुत और अच्छे। इसीलिए मुझे अब ये नए, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है इनसे, जी जी। इसीलिए मैं काफी इनको सुनते रहता हूँ। भाई साहब एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे पहले भी हमारी बात हुई, जो शायरी पढ़ता है वो एक अलग तरह का इंसान बनता जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आता है, उसके अंदर इमोशन बिल्डअप होता है, सेंसिटिविटी बढ़ती है उसकी, उसको दृश्य अलग तरह से दिखने शुरू हो जाते हैं, संबंधों में भी वो अपने घर वालों से भी ठीक तरह से बात करने लगता है, क्योंकि उसको पता है, उसने सीखा है गजल से, शेर से। तो क्या ये एक तरीका हो सकता है एक बेहतर इंसान बनाने का, कि हम स्कूल की एजुकेशन में डाल दें या जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डाल दें, एक सेशन इसका भी हो अगर आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इंसान की पर्सनैलिटी में आ जाएगा वो। तो ऐसा किया जा सकता है? तनुज बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि ये न सिर्फ क्या ये हो सकता है, होना चाहिए, बल्कि ये ज़रूरी कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए शायरी दरअसल में पोइट्री, आर्ट, ये है क्या, ये हमको कहाँ जाके लगता है, और ये हमारे होने के किस एस्पेक्ट को, किस डिमेंशन को माला माल करता है या किसको छूता है। क्यों कहते हैं कि पोइट्री वो मेमोरेबल हो जाती है जो यूनिवर्सल होती है? क्यों कहते हैं? जी। क्योंकि यूनिवर्सल क्या है? ह्यूमननेस यूनिवर्सल है, ह्यूमन इमोशंस यूनिवर्सल है, और ह्यूमन इमोशंस या ह्यूमननेस जिसे कहते हैं, वो किसी भाषा में कैद नहीं है, वो किसी एक्सप्रेशन में कैद नहीं। तो जब ये कहता है कि यूनिवर्सल पोइट्री
आपको याद रहती है, मेमोरेबल हम्म, हो जाती है, आप उससे कनेक्ट करते हैं। जी, इट इज़ एंगेजिंग, इट एंगेजेस विद पीपल अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। उसका दरअसल में मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जैसे फराज साहब को सुना है मैंने जी, रूबरू, और वो कहते थे कि शायरी का बस इतना किस्सा है कि इस दिल से उठे और उस दिल पे गिरे। क्या बात, बस इतना किस्सा है, ये है यूनिवर्सैलिटी ऑफ आर्ट। क्या बात, तो ये कर क्या रहा है? ये आपका कोई निजी अनुभव और एक्सप्रेशन, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इतना प्राइवेट हो जाता है कि वो यूनिवर्सल बन जाता है। क्या बात, क्योंकि उतना प्राइवेट वो तब होता क्या है बात जब है, आपकी पूरी जो सोसाइटल आइडेंटिटीज हैं, आप उसको तोड़ के गिरा उसके देते हो उनको, सिवा रिएक्ट करते हो। क्या बात, तो एक ये जब इसका ये समझ जाए अगर दुनिया, और ये बातें हम बच्चों को बचपन से ही इस तरफ थोड़ा उनको ले जाना चालू करें, इसका उनको रसास्वादन अगर कराया जाए, ये उनको बताया जाए, उनको सिखाया जाए, इस तरफ उंगली करके उनको दिखाया जाए, तो मुझे लगता है कि एंड इट्स नॉट आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट पोएट्री, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर म्यूजिक, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर डांस फॉर्म्स, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर पेंटिंग, एवरी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म, एंड देयरफॉर दिस मस्ट बी, और एकेडमिकली अप्रोच नहीं करना चाहिए अभी। अब बिल्कुल इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि भाई बिल्कुल पोएट्री पढ़ाई जाती है, लिटरेचर पढ़ाया जाता है, आप स्कूल नहीं गए क्या? अरे आपने उसको किताब में कैद करके और एक जमाने की एक तरह की पोएट्री में अटका के फ्रेम करके कॉन्क्रेटाइज कर दिया है। बिल्कुल सही बात है, और पोएट्री से ज्यादा फ्लूइड चीज कोई है क्या? जितनी रवा दवा पोएट्री होती है, आर्ट होता है, अब आप उसको किताब में बंद करके कह रहे हो कि हम तो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। सही बात, वो वहां से बदलाव आना चाहिए, और ज़रूरी बदलाव है। और तनुज क्या करती है पोएट्री? क्या करती है पोएट्री? हमारे दिल का मामला है ना? वहाँ के जो हमारे गलियां हैं, जो बंद कमरे हैं, जो खिड़कियां हैं, ये वहाँ का पूरा संवाद है ना? और ये हमको, जैसे मैं कहता फिरता हूँ कि पोएट्री शायद पहला एक पहले तरह का कोड, जो आजकल कहते हैं ना आप लोग के इंजीनियर्स कोड लिखते हैं, मुझे लगता है कि पोएट्स ओरिजिनल कोड राइटर्स हैं। क्या बात, और उन्होंने जो दो दो लाइन में, मतलब इसमें आप बिल्कुल सही बात है, तुलसी से आइए, आप हम्म, रहीम से आइए, कबीर हम्म, से आइए, हम्म, और आप इधर गालिब मीर होते हम्म, हुए और आप यहाँ तक आ जाइए, और ये ओरिजिनल कोड्स हैं, क्या बात ये है, लाइफ के कोड्स हैं, हम्म, इससे इससे लाइफ के मसले खुलते हैं। ये चाबियां हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती है, जो हमको राह दिखाती बहुत अच्छा, है ना, जो हमारे मन की इमोशनल गुत्थियां सुलझा देती है। क्या और बिल्कुल सादगी से दो मिसरों में, एक चौपाई में, एक दोहे में, है ना? और उसी तरह का काम आगे जाके गीत करते हैं, फिल्मों के गीत। क्यों हमको कोई गीत पसंद आता है? उसका क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी बात कह रहा है। क्या बात, और वही फिर बात जाके यूनिवर्सैलिटी वाली बात होगी, जहां लगे कि हमको हमारी बात दिखाई दे रही है इस एक्सप्रेशन में, वो पोएट्री मेमोरेबल हो गई, है ना? तो सारा मामला दिल का है, और दिल का जो सिक्का है वो भावनाएं हैं, भाव हैं, इमोशंस हैं, है ना? जितना ज़्यादा ह्यूमन रेस, ह्यूमन काइंड भावनाओं को, भावों को, एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को समझेंगी, उतना ज़्यादा उनकी एक तरह की सेंसिबिलिटी का विकास होगा, क्या बात, और वो बेहतर तरह से एक दूसरे से संवाद करेंगे, समन्वय ज़्यादा होगा, एक दूसरे को शायद थोड़ा ज़्यादा समझ पाएंगे, है ना? 10, 20, 50% भी अगर फ़र्क पड़ गया, तो आप सोचिए कि हमारा संसार, हमारी सोसाइटी, बहुत बेहतर इसमें हो गया, कितना मूल रूप बदलाव आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आपने मुझे एक नया मुझे ध्येय दे दिया। मैं इस पर ज़रूर कोई ना कोई पहल करूँगा। क्या बात। एक आखिरी बात आपके कलाम सुनने के पहले जो मैं करना चाहता हूँ, पोएटिस्टिक का जो ये पूरा पॉडकास्ट है द शायरी आर, प्रतीक भाई का जो विजन है, इसके पीछे का एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मन से शेर तो सुनाया जाता है,
पर उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट, उसके पीछे की कहानी, उसके पीछे का पूरा जो संवाद, जो संघर्ष जो शायर ने किया है, भले वो क्राफ्ट हो, आमद हो या जो भी हो, वो दिखता नहीं है। मन से सीधे शेर सुनाया जाता है, भले ये गालिब से लेकर के आज तक हो, सीधे शेर सुनाया जाता है। उसके पीछे की कहानी सुनाने का ना शायर के पास टाइम रहता है, ना ऑडियंस के पास रहता है। तो हम यहाँ पे ये प्रयास करते हैं कि कुछ शेरों पे ऐसी बात हो कि जिनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट अगर हमें पता पड़ पाए तो जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे ज़ौक़ का एक शेर है, आपने सुना होगा कि एक आंसू ने डुबोया मुझको उनकी बज़्म में, एक आंसू ने डुबोया मुझको उनकी बज़्म में, बूंद भर पानी से सारी आबरू पानी हुई। क्या तो अब दूसरे मिसरे में पानी का 2 बार प्रयोग है, लेकिन दोनों बार अलग प्रयोग। क्या बात है। तो ये कॉन्टेक्स्ट बताना, इसको समझाना, जैसा आपने रेमन फारिस का जो शेर सुनाया था, अगर आप कुछ शेर हमें सुना पाए जिसके पीछे की कहानी आप बता पाए। मैं तनुज, अच्छा आपने चर्चा को मोड़ा। मैं ना अक्सर इस बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि मैं खोजते भी रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब चाबियां हैं, जैसे मैंने कहा। जी जी। तो मैं एक रेडी रेकनर रखता हूँ अपने पास ना, इस तरह की चाबियों का, क्योंकि मुझे बड़े काम आते हैं, मेरे काम में काम आते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स बिजनेस या ब्रांड या लाइफ सिचुएशन हो, तो अक्सर मैंने कहा भी है कि आई लीन ऑन हिंदुस्तानी पोएटिक विजडम क्या बात। टू गेट माय आंसर्स। तो मुझे ये मेरा फेवरेट एरिया है, जैसे मुझे लगता है कि हिजरत या माइग्रेशन जी पे बहुत बहुत शेर बिल्कुल। कहेंगे, लेकिन आप देखिए, आप उसको जब तक ये भाव हिजरत में लॉक्ड है ना, तब तक उसका एक्सेस लिमिटेड है। अच्छा। है ना। लेकिन मैंने जहां कहा कि यार माइग्रेंट्स और माइग्रेशन पे देखता हूँ मुझे कोई शेर मिलता है क्या, तो आप देखिए कैसा वो खुल गया, है ना। और फिर आप बिल्कुल एक लाइन से आपको शेर याद देते हैं, वो निकलना खुल से लेके तो इधर शहरयार साहब का सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है इस शहर में। अब ये बताइए, इससे यूनिवर्सल अर्बन लाइफ पे और एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन, ये कितना लेयर्ड है, ये कितना मीनिंग से लोडेड है, और कितनी सादगी से कहा गया है ना। तो अब हिजरत का एक डिमेंशन है कि आप कहीं से आ रहे हैं जी है ना, आप नई जगह में हैं, जी। ये एक डिमेंशन है ना। उसका दूसरा डिमेंशन क्या है, एक मिसरा है, मेरे ख्याल किसका है मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर सोचिए तो सारा सफर वापसी का है। राजेश रेड्डी साहब। अब ये सोचिए आप, अब इसको हिजरत से करें, अब कहाँ वापसी, आप वहां तक जा सकते, निकलना खुल से क्या बात का दूसरा सिरा है ये। जी जी जी। है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि कैनवस इतना दो मिसरों में ये दे लीप जनरेशंस। कोई उदाहरण आप दे पाए किसी शेर का? जैसे ये मैं शेर पे भी आपसे बात करूंगा, शेर है क्या? अच्छा, दूसरा मैं मुझे 2 मिसरों में जो बात की जाती है। हाँ, नहीं, मैं ये हिजरत की जो बात, जी। अपनी ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है। वाह। अब ये फैज साहब की एक नज़म है, उसकी 2 लाइनें हैं। अब इसमें पूरा माइग्रेशन है, पूरी हिजरत है, और पूरा फिर इसके बाद का दर्द होगा वापसी का, कि अपने ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है। या निदा साहब लिखते हैं, देश परदेश क्या परिंदों का, आबो दाना ही आशियाना। क्या बात। तो मुहाजिरनामा आप पढ़ लीजिए, जी, जी। इधर मुनव्वराना, या मैंने जो पहले अहमद सलमान साहब का मैंने शेर सुनाया आपको, कि ये क्या कि सूरज पे घर बनाना, फिर उस पे छांव तलाश करना, और खड़े भी होना तो दलदलों में। ये ट्रैफिक में जो रोज शाम को सुबह फंसते हैं ना, क्या रिलेट किया है, ये खड़े भी होना तो दलदलों में, फिर अपने पांव तलाश कर, क्या बात, निकल के शहरों में आ भी जाना, बैंगलोर, बम्बई, दिल्ली, नोएडा, कलकत्ता, चेन्नई, न्यूयॉर्क, लंदन, निकल के शहरों में आ भी जाना, चमकते ख्वाबों को साथ लेके, बुलंदो बाला इमारतों में, फिर अपने गांव तलाश कर। क्या बात, क्या है ये यही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इतने बड़े बड़े आपको सवालों के जवाब इतने आसानी से मिलेंगे। हमें हिजरत समझ में इतनी आई, परिंदा आबोदाना चाहता है। क्या बात। अब ये शेर देखिए, ये ओबैदुर रहमान साहब का शेर है। क्या है माइग्रेशन का कारण, क्या है? कुछ नहीं है ना, पेट, रोजगार। तो ये मैं इस तरह से
ग्रीड पे देखिए, ग्रीड पे मैं एक दिन सोच रहा था कि ग्रीड कैसी, कोई लाइफ में सिचुएशन आ जाती जी, जी। है, आपको कोई कैरेक्टर दिख जाता है, जी। कोई कॉन्टेक्स्ट मिल जाता जी। है, आपको कहीं एक्सप्लेन करना है। मुझे लगता है सबसे आसान तरीका गीत, फिल्मी गीतों की लाइन है और शेर। पोएट्री है। फरहत एहसास साहब का शेर है ग्रीड पे, ज़मीं में सबका हिस्सा है पर इसका क्या करे कोई। ज़मीं में सबका हिस्सा ज़मीं है पर में इसका सबका क्या करे हिस्सा कोई। है पर इसका क्या करे कोई, कि कुछ लोगों ने हिस्से से ज्यादा घेर रखा। क्या बात है। सारा झगड़ा, क्या बात। सारे आप वॉर्स देख लो, सारी ग्रीड देख लो, क्या बात। सारा कैपिटलिज्म देख लो, सारी दुनिया का नैरेटिव देख लो, क्या बात। सारी ज्योग्राफी के लड़ाइयाँ देख लो। ज़मीं में सबका हिस्सा है पर इसका क्या करे कोई, कि कुछ लोगों ने हिस्से से ज्यादा घेर रखा। बहुत अच्छा। हैव नॉट्स, इनइक्वालिटी, सब पूरा दो मिसरों में आ गया। क्या बात। तो कहने का मतलब ये है कि पोएट्री ओपन्स थिंग्स अप एट मेनी लेवल्स, और जो जितनी सादगी से तहदार रहेगी पोएट्री, शायरी, वो उतनी ज़्यादा इटर्नल रहेगी, ज़्यादा दिन रेलेवेंट रहेगी और उतनी ज़्यादा मेमोरेबल रहेगी। तो अब उसी तरह गानों का भी है, अपने एकदम पुराने गाने हैं लेकिन अभी तक वो हमारी ज़बान पे आ जाते हैं, हमारी कानों में पढ़ते हैं तो कोई एक उसका मिसरा या जुमला हमको याद रह जाता है। अब जान निसार अख्तर साहब, एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। लता जी ने जावेद अख्तर साहब लता जी का इंटरव्यू ले रहे हैं, यूट्यूब पे है इंटरव्यू, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा आप, ये तो मुश्किल सवाल है लेकिन मैं तो पूछूंगा मुश्किल सवाल आपसे, अब ये बताइए कि आपके एक दो फेवरेट गाने कौन से हैं। तो हंसने लगी पहले लता जी, फिर लता जी कहती हैं कि ए दिले नादा और आप यूं गुजरते रहे। तो जावेद अख्तर मुस्कुराने लगे और हंस के कहा कि बाप बाप होता है। तो दोनों गीत जो है जान निसार अख्तर साहब के। तो अब ए दिले नादान की पोइट्री सुनिए, मतलब कितने बार कितनी तरह से खुल सकती है। क्या बात। ए दिले नादान में इतनी पोइट्री है कि अच्छा, खयाम साहब, अगर मुझे लगता है किसी ने पोइट्री के साथ जस्टिस किया है फिल्मी गानों में तो वो खयाम साहब है, क्योंकि वो पोइट्री को नौलखे हार में जो सबसे महंगा जो कोहिनूर होता है उस तरह जड़ते थे। क्या बात है ना, और म्यूजिक को बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रखते थे। वो मुझे लगता है कि मैंने कहीं लिखा भी है कि खयाम साहब जब धुन बनाते होंगे तो जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हाथ जोड़े खड़े होते हैं कि हमको थोड़ा काम दो, क्योंकि उनकी बनाई हुई धुन में घुसना बहुत मुश्किल काम है। क्या बात। साजों के लिए तो वो साज सब कतार में खड़े होके वो अनुनय विनय उनसे करते होंगे कि सर थोड़ा एक हिस्सा मेरा भी रखिए। अब आप इस कॉन्टेक्स्ट में खयाम साहब का म्यूजिक आप सुनिएगा, उमर आप सुनो, रजिया सुल्तान सुनो, तब आपको और मजा आएगा। बहुत अच्छी बात। तो रजिया सुल्तान का देखो, ये दिस अगेन हिजरत एंड दिस पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस पे अगर हम सोचें तो क्या कयामत है, क्या मुसीबत है, कह नहीं सकते किसका अरमा है जिंदगी जैसे। और उसका जो एक दूसरा स्टांजा है, कह नहीं सकते किसका अरमा जिंदगी जैसे। एक और जो उसका स्टांजा है उसमें भी खोज की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें ये जो खोज है ये अनंत है। ये हमको किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। मुनीर नियाजी साहब का हमारा हमेशा उनका एक दूसरा शेर है कि आवाज दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए। हाँ। वरना ये उम्र भर का सफर रायगा तो है। क्या बात। तो ये सफर तो रायगा ही होने वाला है इवेंचुअली। क्या बात। लाइफ इज अ अनफिनिश्ड एजेंडा, ये खत्म नहीं होने वाला, आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। मैं बिल्कुल, मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है सड़कों पे जब मैं ट्रैफिक में फंसा होता हूँ और एक दो लोग बड़े मशक्कत से ऐसा लेफ्ट राइट करके मैं ये कहता हूँ कि भाई कहाँ पहुंचेगा तू कहाँ जाना चाहता है, कोई नहीं पहुंचा। इट इज द जर्नी ओनली। क्या बात। देयर इज नो एंड डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी। तो ये जर्नी या ये लाइफ या ये पर्पस
इतनी तरह से, कई तरह से, कभी कोई गाने की लाइन खोल देती है, कभी क्या कोई बात। शेर का मिसरा, कभी गुलजार साहब की कोई लाइन है, अब ये नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाए। अब इसको एक मिसरे को आप बस देखते रहो ध्यान से, और फिर देखो आप देखो कैसा, क्या क्या लोग आपके जहन से गुजरते हैं, क्या बात। और क्या क्या उनके अकम्पलिशमेंट्स थे, और वो कहाँ हैं अभी। बहुत अच्छी। तो ये एक बार आप कविता से बात करना चालू करोगे तो कविता आपको इतना माला माल कर देगी कि आप सोच नहीं सकते। क्या बात। भाई साहब, एक मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट थी आपसे, क्योंकि आपकी जो शायरी है, आपका जो कलाम है, वो ना के बराबर अवेलेबल है। मैं देखता हूँ, मैंने बहुत खोजा इस पॉडकास्ट के पहले जब मैं होमवर्क कर रहा था, तो मैं इधर उधर गया जहाँ पे मैं सोशल मीडिया पे जा सकता था, लेकिन मिला, लेकिन बहुत कम मिला। तो मैं चाहता हूँ आज मेरे लिए भी खास तौर पर, क्योंकि आपका मेरे ऊपर विशेष प्रेम है, और जनता के लिए भी, अगर आप कुछ एक गज़ल सुना पाएँ तो हमारे लिए अच्छा हो। एक्सक्लूसिव कुछ एकदम तड़कता भड़कता निकले। तो न के बराबर इसलिए अवेलेबल है क्योंकि न के बराबर लिखा है। क्या बात है। और दूसरा ये, जब आप खूब अच्छा कलाम आप समझने लगें और पढ़ लें और सुन लें, तो आपको मालूम होता है कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। जी। तो आप अपने आप से थोड़े ज़्यादा सख्त होते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने कलाम पे शायद नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है कि अच्छा कलाम किस तरह का होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो मैंने जो भी लिखा मैं सुना दूंगा आपको, लेकिन मैं अमूमन शेयर नहीं करता, और ये शायद पहली बार ही है जो मैं पब्लिकली। बिल्कुल सुनाइए। तो एक गज़ल के अशार हैं। जी। हर ताल्लुक मुहाल है साहब, वाह। हर ताल्लुक मुहाल है साहब, दिल की अब क्या मजाल है साहब। वाह। क्या बात। शहर में आदमी कहाँ बाकी, शहर में आदमी कहाँ बाकी, शहर में आदमी कहाँ बाकी, बस मशीनें हैं मॉल है साहब। क्या बात, क्या बात। शहर में आदमी कहाँ बाकी, बस मशीनें हैं मॉल है बस साहब। मशीनें हैं मॉल हैं साहब। किसकी आज़ादी कैसी आज़ादी, किसकी आज़ादी कैसी आज़ादी, हुक्मरानों की चाल है साहब। आए हाय। वाह 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 वाह। किसकी आज़ादी कैसी आज़ादी, हुक्मरानों की चाल है साहब। कुछ कहा कुछ अनकहा है दफन कहीं, कुछ कहा कुछ अनकहा है दफन कहीं, कुछ कहा कुछ अनकहा है दफन कहीं, अनकहे का मलाल है साहब। क्या बात। अनकहे का वाह वाह। मलाल है साहब। है सियासत तबाह करने को, हम्म। जो मोहब्बत की टाल है साहब। वाह। क्या बात। है सियासत तबाह। तबाह करने को, जो मोहब्बत की टाल है साहब। और फंस के एक बार हम भी देखेंगे, फंस के एक बार हम भी देखेंगे, फंस के एक बार हम भी देखेंगे, खूब चेहरों का जाल है साहब। क्या बात। वाह वाह वाह। आमने सामने है दैरो हरम, हम्म। फिर पुराना वबाल है साहब। क्या बात। तो ये एक गजल क्या के, बात है। एक गजल के जी जी। और शेर। सिलसिला गो सफर सफर रखना, सिलसिला गो सफर 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 रखना, रखना, और सामान बस एक नजर रखना। क्या बात। वाह वाह वाह। सिलसिला गो सफर सफर रखना, और सामान, और सामान बस एक नजर रखना, दिल को आदत नहीं भटकने की, दिल को आदत नहीं भटकने की, दिल को आदत नहीं भटकने की, दिल ना हरगिज इधर उधर रखना। क्या बात। ये क्या थोड़ा बात। फ्लिप किया है। क्या बात। दिल को आदत नहीं भटकने की, बहुत अच्छे। दिल ना हरगिज इधर उधर रखना, और अपने लोगों से चाहे दूर रहो, अपने लोगों से चाहे दूर रहो, दूर वालों की पर खबर रखना। बहुत अच्छे। अपने लोगों से चाहे दूर रहो, दूर वालों की पर खबर रखना, खबर रखना, और हम असीरी पसंद लोग नहीं, हम असीरी पसंद लोग नहीं, हम असीरी पसंद लोग नहीं, अपने जादू में तुम असर रखना। आए हाय। वाह 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 वाह। देखो हम भाग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम असीरी पसंद लोग नहीं, अपने जादू में तुम असर रखना। क्या है पोशीदा तेरी नजरों से, हम्म। क्या बचा है, क्या है पोशीदा तेरी नजरों से, दिल में अब क्या संभाल कर रखना। क्या बात। क्या बात। क्या है पोशीदा तेरी नजरों से, दिल में अब क्या संभाल कर रखना। और बुतकदों से सदाएं आती हैं, बुत कदों से सदाएं आती है,
अपने दिल में एक खुदा का घर रखना, क्या बात है, सिलसिला गो सफर सफर रखना, बहुत और अच्छे, सामान एक नजर रखना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई नज्म अगर आपने लिखी हो? मैं अक्सर तो नहीं लिखता नज़्में, मेरी गज़लें भी बड़े मशक्क़त से होती है, क्योंकि खैर मैंने एक गोवा पे कुछ लिखा है। गोवा पे? हाँ, तो गोवा को एक तरह से देखा जाता है, बट मुझे लगता है इससे रिलेट कर पाएंगे सभी लोग जो गोवा गए हैं, और इसीलिए मैं आपसे ये बिल्कुल साझा सुनाइए। करता हूँ। इसका नाम है रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट। जी। कई दिनों तक झाड़नी पड़ती है रेत, समंदरों से सहनों तक फैली रेत, जो साथ चली आती है चुपचाप, स्मार्टफोन्स में, सूटकेसों में, बालों में, आंखों में, दिलों में, घरों तक। क्या बात। और पीछे छूट जाता है मन, किसी साहिल पे लेटा, सूर्य सा उगता अस्त होता। क्या बात। किसी टू व्हीलर की राइड पर इतराता, मॉनसून में भीगता भागता, छपाके लगाता। क्या बात। किसी शैक में तृप्त होता फिश करी और राइस से, किसी नाइट क्लब में झूमता घूमता ट्रिप होता। क्या बात। किसी पोर्चुगीज चर्च या घर को टकटकी लगाए देखता, किसी मल्लाह के साथ दूर समंदर में लहरों को साधता बांधता, किसी पतली सी ऊंची नीची घुमावदार सड़क पर दोनों ओर ताकता झांकता, हरियाली चबाता, किसी प्रेम में जोड़े को निहारता, क्या बात। दुआएं देता। क्या बात। अटक जाता है गोवा में मन, बहुत अच्छे। जैसे अटक जाती है मछली किसी फिशिंग रॉड में। क्या बात। क्या बात। तो ये गोवा से लौट रहा था मैं जी। तो फ्लाइट में मैंने अपने शूज निकाले, तो मुझे लगा था मैं झाड़ वाड़ के पहना हूँ शू, तो रेत गिरी, तो मैंने कहा अरे रेत यार रह गई है। तो मेरी डॉटर मेरे बगल में बैठी थी, उसने कहा अरे हाँ पापा मेरी भी पर्स में थोड़ी रेत, अभी मैंने चश्मा रखा तो देखा, तो ये फ्लाइट में ही फिर क्या बात। तो इसीलिए इसका नाम भी रिटर्न गिफ्ट रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने लिए हमारे लिए बहुमूल्य समय निकाला, और बहुत अलग तरह की बातें हुई आपसे, जैसा मुझे अंदाज़ा था। केवल शायरी की नहीं, उसके आसपास सभी तरह की, भारत की बात हुई, इंसानों की बात हुई, शायरी की बात हुई, इमोशन की बात हुई, शायरों की बात हुई। एक बार फिर पोएटिस्टिक की तरफ से धन्यवाद। आप अगर कुछ, आपका अनुभव कैसा रहा? पोएटिस्टिक्स का बहुत बहुत शुक्रिया, अनुभव कैसा और रहा? बहुत धन्यवाद ना सिर्फ इसके लिए कि मुझ जैसे एक कान सेन को आपने यहाँ बुलाया और खान सेन। इतना मुझे पेशेंटली सुना, बल्कि इसके लिए कि आप ये जो काम कर रहे हैं इसका जितना इसको जितना सराहा जाए और जितनी इसकी तारीफ की जाए और जितना इसको सपोर्ट किया जाए कम होगा। मुझे लगता है कि और मैं आपका श्रोता रहा हूँ, आपके ऐप पे भी और आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी, और जितना एस्थेटिकली और जितना यूज़र फ्रेंडली और जितना वाइड आपका कंटेंट है और जिस तरह से आप उस कंटेंट को स्लाइस कर रहे हैं, बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल नई ऊर्जा है, बिल्कुल नई लकीर आप खींच रहे हैं पोइट्री को एक तरह का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देने के लिए। और मुझे मतलब बिल्कुल भी कोई इसमें डाउट नहीं है कि पोएटिस्टिक विल हैव अ वाइड एंड डीप कनेक्शन with its audiences, not just poets but also different kind of audiences, organizations, जितने भी ये पोइट्री के स्टेक होल्डर्स हैं, मुझे सबका इसमें स्टेक बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। और शर्त सिर्फ ये है कि आप इसकी साफ सफाई जो है और इसकी जो सादगी है उसको बनाए रखें, और किसी तरह के प्रलोभन में आके या किसी तरह के शॉर्ट टर्म गेन के लिए ये जो आपने बड़ी दौलत बनाने का की ठानी है और जो ये बड़ी दौलत जिसका बनना तय है, आप इस पे किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, क्या बस बात। इतनी सी शर्त है। बाकी तो यू गाइज आर ब्लेस्ड एंड द वे यू आर हैंडलिंग दिस ब्लेसिंग is very very encouraging. So I wish Poetistics all the very best, and let me be a volunteer for life, and मेरे मतलब का, मेरी तरह का, मेरे हिस्से का अगर कोई भी काम हो, कोई जिम्मेदारी हो, आप ज़रूर बताएं।
मुझे खुशी होगी अगर मैं इसमें हाथ लगा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, और पोएटिस्टिक के दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू मुझे झेलने के लिए। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।